और बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। आदरणीय मुकेश भैया ने बहुत सुंदर क्लास ली। बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन उनका। और आज के हमारे चीफ गेस्ट आदरणीय श्री अंकित मालू जी, गांव शिवोनी, मध्य प्रदेश से है। और अंकित जी शाश्वत यौगिक प्राकृतिक खेती कर रहे हैं 2022 से। और बहुत ही ऊर्जावान भाई है। इन्होंने नई शिक्षा नीति में सरकारी पीजी कॉलेज में लगभग 3500 बच्चों को प्राकृतिक खेती पढ़ाता है। और पढ़ाई, और फिर लगभग 55 एकड़ प्राकृतिक खेती भी इन्होंने की। और 10,000 किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए प्रशिक्षण भी दे चुके हैं। ऐसे आज के हमारे नव यु ऊर्जावान भाई आदरणीय अंकित मालू जी को मैं इस योगाहार मंच पर ससम्मानित आमंत्रित करती हूँ। जी ओम। आदरणीय अंकित मालू जी। वंदे मातरम, वंदे गौ मातरम, वंदे वृक्षम ओम। सदन में उपस्थित सभी सदस्यों को मेरा प्रणाम। और इस सदन में दैनिक योगार कार्यक्रम जो इतने लगातार 729 दिन से हो रहा है, ये एक ऐतिहासिक है। और मेरा मानना है कि हमें अपने भारतीय संस्कृति पे गर्व की अनुभूति होना चाहिए, हमें स्वयं का नॉलेज होना चाहिए। और आप इसको चरितार्थ कर रहे हैं, क्योंकि वो देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता जिसमें अपनी संस्कृति में गर्व की अनुभूति न हो, और खासकर गांव में अपनी संस्कृति पे गर्व ना हो। मुझे मेरी भारतीय संस्कृति पे इतना ज्यादा गर्व है क्योंकि मुझे पता है कि ये सर्वश्रेष्ठ है और सबसे पुरातन है। तो आप लोगों के इस ऐतिहासिक प्रोग्राम के लिए और मुझे बुलाने के लिए मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ। मैं लगातार आपका प्रोग्राम देखता हूँ और मुझे उससे बहुत ज्यादा प्रेरणा भी मिलती है। तो अब मैं प्राकृतिक शाश्वत प्राकृतिक यौगिक खेती करता हूं, तो मैं इसके लिए थोड़ा सा आपको अपना विचार रखना चाहूंगा आपकी अनुमति से। देखिए, जो मानव जीवन है उसमें मानव जीवन का जो इतिहास है उसमें उसका परिवर्तन बिंदु कृषि है। मतलब जब मानव मानव जीवन का इतिहास आया और जब मनुष्य ने प्राकृतिक खेती अपनाया, तो वही हमारे जीवन का परिवर्तन बिंदु है। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि हमारे पारिस्थितिक तंत्र में विविध घटकों और जीवों जैसे भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, सूक्ष्म जीव, कीट जरूरी हमारा जो सहअस्तित्व का सिद्धांत है, वो सिर्फ हमारा अस्तित्व सिर्फ हमारे माता पिता से नहीं बल्कि जीवन घटकों से हुआ है। तो हमें समझना पड़ेगा कि प्रकृति खेती अपने आप में अद्भुत है। धरती हमारी माता है, धरती हमारी माता है, हम इसके पुत्र पुत्री हैं। और प्रकृति खेती इसके बीच का एक पवित्र रिश्ता है, जिसको हम एक तरीके से राम सेतु भी कह सकते हैं। आप आप आपको जान के बहुत गर्व की अनुभूति होगी कि मैं जो प्रकृति खेती कर रहा हूँ उसको मैंने ऋग्वेद, यजुर्वेद, वृक्षारुवेद, इष्टंग हृदय हमारे पुरातन संस्कृति से ही निकाले हैं, क्योंकि हजारों साल पहले से हमारे पूर्वज लोग, ऋषि मुनि लोग ये अद्भुत खेती कर रहे हैं। और आगे मैं आपको जितनी भी बातें बताऊंगा आपको गर्व की अनुभूति होगी और आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो मेरा ये मानना है कि जो हमारे शास्त्र हैं वो साक्षात ईश्वर द्वारा लिखे गए हैं। हमारे शास्त्र में आध्यात्मिक और वैज्ञानिक पूरे तत्व हैं, जिसके साथ में आज की डेट में जो युवा हैं वो प्रैक्टिकल हैं। उनको हर चीज प्रैक्टिकल चाहिए, हर चीज का उनको साइंटिफिक नॉलेज चाहिए। तो मैं आज आपको जितनी भी बातें रखूंगा, क्योंकि मैं युवाओं को ज्यादा से ज्यादा कोशिश करता हूँ कि उसमें अपनी भारतीय संस्कृति पे गर्व की अनुभूति और आगे से आगे बढ़े। तो हमारे शास्त्रों को ही मैं चरितार्थ करके आज आपको सब बातें बताऊंगा। तो हमारे आराध्य श्री कृष्ण जी ने शिक्षा देते हुए युधिष्ठिर जी को कहे थे कि अनेना धार्यते सर्वम, अनेना धार्यते सर्वम जग देता कार्यकारम अन्नात् प्रभावित प्राणा प्रत्यक्षम नस्ति संशय। कि हे युधिष्ठिर, ये जो अन्न है वो जीवन दायिनी है। अन्न के बिना जीवन ही संभव नहीं है और प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। हमारे अन्न को परम ब्रह्म कहा गया है, अनेना परम ब्रह्म। तो हमें समझना पड़ेगा कि आज हमारा जो
योग और जो दैनिक योग आहार से ये प्रोग्राम है, तो आज अन्न का कितना बड़ा महत्व है। आप हम सबको पता होगा कि हम जो पिछले 30-35 सालों से अन्न खा रहे हैं वो जहरीला है। आज की डेट में हमारा अन्न इतना ज्यादा जहरीला हो चुका है, चाहे गेहूं हो, चावल हो, दाल हो, सब्जियां हो, सब कुछ हमारी इतनी ज्यादा जहरीली हो चुकी है। आपको इस बात का प्रमाण होगा कि हमारे शास्त्रों में बोला गया है कि जैसा अन्न वैसा मन वैसा तन, जैसी पानी वैसी आपकी वाणी, और जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो आपको मानना पड़ेगा कि अन्न इतना जहरीला हो गया। यहाँ पे जितने भी सदस्य लोग बैठे हुए हैं, आप अपने बचपन के दिन याद कीजिए, किसी के घर में 10 परिवार का, 20 परिवार, मतलब 100 परिवार का भी एक घर होता था। लेकिन आज 2 भाई भी साथ में नहीं रह पा रहे हैं। 90% घर ऐसे हैं जिसमें 2 भाई भी तरीके से नहीं रह पा रहे हैं, मतलब परिवार छोटा होता जा रहा है। कभी आपने विचार किए हैं कि क्यों? क्योंकि आज हम अन्न ही जहरीला खा रहे हैं। तो हमारा मन कहाँ से शांत रहेगा, हमारा मन कहाँ से स्थिर रहेगा। हमारा स्वास्थ्य में तो बहुत विपरीत प्रभाव पड़ रहे हैं, लेकिन हमारे रिश्तों में भी, कि हमको बहुत जल्दी डिप्रेशन आ जाना, गुस्सा जाना, बहुत सारी चीजें हो रही है। तो मैंने ये गौर किया कि आज हम जो जितना हमारा परिवार छोटे होते जा रहा है, इसमें अन्न का बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि हम जैसा अन्न खाएंगे वैसे ही हमारा मन रहेगा। और तन तो सबको पता है कि, मतलब हमारे छोटे में हमने को याद है कि जब हमारी दादी बोलती थी कि 80 साल की उम्र में चले गए, बहुत जल्दी चले गए, मतलब उस समय 80 साल की उम्र भी बहुत कम मानी जाती थी। 100 साल का एवरेज था। आज 60 साल के बाद आदमी कहता है कि अब कोई भरोसा नहीं है, बल्कि और नीचे जाते जा रहा है। तो हमें मानना पड़ेगा कि जब से 30-35 साल से यूरिया डीएपी आया है, जब से परिवार भी छोटा होते जा रहा है, हमारी सेहत भी छोटी होती जा रही है। अब मैं आपको आगे की श्लोक में ये बताना चाहूंगा कि ये श्लोक से ही हम पूरी प्रकृति खेती और प्रकृति की बहुत अच्छी चीजें हमको जानकारी होगी। कि एक श्लोक है हमारे शास्त्रों में कि शाश्वतम प्रकृति मानव सड़गतम, शाश्वतम प्रकृति मानव सड़गतम, सड़गतम खल्लू शाश्वतम, तत्व सर्वम धारकम, सत्व पालन कारकम, वारी वायु व्योम वाई जगतम, शाश्वतम प्रकृति मानव सड़गतम। ये पूरे मैं आपको संक्षेप में एक एक लाइन बताऊंगा कि हमारे शास्त्र में लिखा है कि जो प्रकृति और मानव है उसका रिश्ता शाश्वत है, अमर है, एक दूसरे का पर्यायवाची है, एक दूसरे के बिना कुछ भी नहीं है। देखिए, प्रकृति का मैं कुछ आपको एग्जाम्पल देना चाहूंगा कि हम सब लोग पंच तत्व के बने हैं, भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर। और इस पांचों को आप जोड़ देंगे तो ये प्रकृति के भगवान है। और हमारे शरीर में भी लगभग 70 से 71% पानी है, हमारे पेड़ पौधों में भी लगभग 70 से 71% पानी, और हमारी धरती माता में भी लगभग 70 से 71% पानी है। तो हमको ये नजरिया छोड़ना पड़ेगा कि प्रकृति में जो पेड़ पौधे, धरती माता, हम सब एक समान है। जब चंद्रमा धरती के पास रहता है और इसमें शक्ति होती है जल को अपनी तरफ प्रभावित करने की, खींचने की, तो जिस तरीके से जब चंद्रमा हमारी धरती के पास आता है, आपने देखे होंगे समुद्र में ज्वार भाटा फूटता, नदी में थोड़ा उफान आ जाता है, तो क्या हमारे शरीर को उसका प्रभाव नहीं पड़ता होगा? क्या हमारे पेड़ पौधों को प्रभाव नहीं पड़ता होगा? हमें समझना पड़ेगा कि जो हम अपने शरीर को उपयोग करते हैं, जो हम अपने शरीर को देते हैं, वही हमें हमारी धरती माता को देना चाहिए और वही हमें पेड़ पौधों को देना चाहिए। हम अलग से कोई चीज नहीं दे सकते। देखिए, मैं आपको बहुत अच्छा एग्जांपल बताता हूँ कि प्रकृति से हम कैसे शक्तिशाली बन सकते हैं। आप लोगों ने, जैसे मैंने कोरोना काल में 2 साल में ऑब्जर्व किया, बहुत तरीके देखा कि आप लोगों ने पागल देखे होंगे। जैसे पागल लोग होते हैं जो मतलब रोड में घूमते रहते हैं, बड़ी बड़ी उनकी दाढ़ी रहती है। कभी आप देखिएगा, आपने गौर कीजिएगा कि जो पागल रहते हैं, मैंने जितना गौर किया हूँ कि उन कितने दिनों तक वो महीनों महीनों भर तक बाल नहीं धोते, उनके बालों में गंदगी जम जाती है, लेकिन उनके बाल बहुत घने होते हैं। बल्कि आज हम लोग तो बढ़िया से बढ़िया शैम्पू कर रहे हैं, बढ़िया से बढ़िया तेल लगा रहे हैं, लेकिन कितने 90% लोगों के बाल कम होते जा रहे हैं। लेकिन वो पागल तो कुछ भी नहीं कर रहा है, लेकिन उसके बाल कितने घने होते हैं। जब उसको ठंड लगती है तो आगे सेक लेता है, जब उसे बहुत गर्मी लगती है तो पेड़ की छांव में चले जाता है, जब उसको भूख लगती है, ऐसे वो खाना नहीं ढूंढता, जब लास्ट में उसे भूख लगती है तो वो खाना ढूंढता है। और आप देखे होंगे कि विपरीत से विपरीत कंडीशन में उसका शरीर में इम्यूनिटी सिस्टम या रोग प्रतिरोध क्षमता कितनी बढ़ जाती है, क्योंकि वो प्रकृति के पास रहता है। वो पागल जरूर है, लेकिन वो अपने जीवन चलाने के लिए प्रकृति के बहुत पास रहता है। और उसको कितनी भी चोट लग जाए, कुछ हो जाए, बहुत हद तक वो खुद ठीक हो जाती है। मेरे यहाँ, मेरे आसपास में मैंने ऑब्जर्व किया, हमारे यहाँ 6-7 पागल लोग घूमते हैं, उनको कुछ नहीं हुआ इस कोरोना काल में। जब लोग घर में दुबक के बैठे थे, वो लोग खुलेआम घूम रहे थे, क्योंकि प्रकृति के पास रहते हैं। एक और एग्जाम्पल मैं आपको छोटा सा देना चाहूंगा कि आप 5 स्टार या 7 होटल में बंद हो जाए,
अच्छे से अच्छा आपको खाना मिले, अच्छे से अच्छा आपको रहना मिले, लेकिन 7 से 8 दिन के बाद आप बोलोगे कि मुझे बाहर की हवा चाहिए। और वहीं अगर मैं आपको ऐसी जगह छोड़ दूं जहाँ पहाड़ हो, नदी हो, जंगल हो, रहने के लिए अच्छी कुटिया हो और आप प्राकृतिक तरीके से जी रहे हो, आप जीवन में कभी बोर नहीं हो सकते, क्योंकि हमारा रिश्ता एक दूसरे से शाश्वत है। इस तरीके से हम समझ सकते हैं। तो हमें ये समझना होगा कि प्रकृति और हमारा रिश्ता शाश्वत है। आज हम यूरिया डालते हैं, आप 100 केचू में चुटकी भर यूरिया डालिए, वो शांत हो जाएंगे 1 सेकंड में। तो क्या वो यूरिया डाला हुआ हमें हमारे शरीर में उपयोग करना चाहिए? हम कितनी ज्यादा पेड़ पौधों को नुकसान दे रहा है, कितने ज्यादा अपनी धरती माता को नुकसान दे रहे हैं। इसको आप एक छोटे तरीके से ये भी समझ सकते हैं कि एक पहलवान पहलवानी कर रहा है, 10 साल से उसने देसी घी खा के अच्छा पहलवान के अच्छा शरीर बनाया। एक नया लड़का आया, उसने 1 साल में स्टेरॉइड इंजेक्शन लिया और उनसे अच्छा शरीर बना रहे, लेकिन उनकी लिवर किडनी सुकड़ जाएगी। जो स्वस्थ आदमी 10 साल से देसी घी खा के मेहनत करे, 80 साल तक स्वस्थ जीवन देगा। लेकिन जो स्टेरॉइड या जहर लेके अपने शरीर को ताकतवर तो बना रही है, लेकिन लिवर किडनी सुकड़ने के कारण वो 30-35 साल का जीवन भी अच्छे से नहीं जी पाएगा। तो हमें ये समझना पड़ेगा। अब पूरी दुनिया में हम लोग जैसे पंच तत्व की बात कर रहे हैं कि हम भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर से बने हैं और ये पंच तत्व प्रकृति के भगवान हैं। आज इसको पूरी दुनिया नमन कर रहा है। पूरी दुनिया में एक ऑस्ट्रेलिया के एक साइंटिस्ट ने, प्राकृतिक साइंटिस्ट ने एक खोज किया और उसने पूरे 167 देशों के अलग 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 पद्धति को माला में पिरोया और उसका नाम दिया बायोडायनेमिक फार्मिंग, मतलब प्राण ऊर्जा खेती। और आपको जान के गर्व की अनुभूति होगी कि लगभग 70 से 80% हमारे भारत का डोमिनेशन है पूरी दुनिया की कृषि पद्धति एक तरफ और हमारी 80% पद्धति एक तरफ, जिसमें कृषि पंचांग और गौधारित खेती को लिया गया है। और कृषि पंचांग में आज मैं कोशिश करता हूं कि हर युवा को इसका जानना चाहिए कि पंचतत्व क्या है, जिसको आज पूरी दुनिया, अमेरिका जैसा विश्व गुरु जो आज की डेट में विश्व गुरु माना जाता है, लेकिन वो भी उसको परिणाम कर रहा है कि हजारों साल पहले हमने कैसे पंचतत्व को ढूंढा। मैं आपको बहुत आसान शब्दों में पंचतत्व को आप समझाना चाहूंगा कि पंचतत्व क्या, और हर युवा को पता होना चाहिए। बहुत से लोगों को आपको पता होगा, लेकिन मैं थोड़ा कोशिश करता हूं, मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को कोशिश करता हूँ कि पंचतत्व के बारे में पता हो। तो पंचतत्व क्या है? देखिए, जो भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर, वो कैसे काम करता है। तो जो हमारा गगन है, आकाश तत्व है। आकाश तत्व क्या है? हमारा जो धरती के सबसे पास है चंद्रमा, जो पानी को भी अपनी तरफ आकर्षित करता है। और आसमान में असंख्य तारे, आसमान में जो असंख्य तारे हैं, कुछ विशेष तारे समूह बनाते हैं, विशेष प्रकार की आकृति बनाते हैं, 12 प्रकार की आकृति। उस 12 प्रकार की आकृति हमारे देखिए पूर्वजों ने हजारों साल पहले, जो अभी तक मॉडर्न साइंस जहां नहीं पहुंच पाए, ऐसे ऐसे तारों को ढूंढ लिया और उनकी 12 प्रकार की आकृति बनाया, जिसको हम क्या कहते हैं? राशि। राशि मतलब मेष, सी, धनु, वृषभ, कन्या, मकर, मिथुन, तुला, कुंभ, कर्क, वृश्चिक, मीन, इस तरीके की 12 राशि। तो अब ये काम कैसे करता है, बहुत अच्छे से सुनिएगा। देखिए, धरती है, धरती का चंद्रमा लगाता है 27.5 दिन में चक्कर, लगभग 27.5 दिन में चक्कर लगाता है, और 2.5 से 3.25 दिन तक एक राशि में रहता है। अगर हम 12 राशि को 2.5 से 3 के एवरेज से हम 3.25 के एवरेज से हम मल्टीप्लाई करेंगे या गुणा करेंगे, तो लगभग 12 राशि का 27.5 दिन का योग निकलेगा। तो अब देखिए, चंद्रमा, आपने अपने थोड़ा सा दिमाग लगा के देखिए कि धरती चंद्रमा के चक्कर लगा रहा है और मेष, सी और धनु राशि में आ रहा है, तो अग्नि तत्व को प्रभावित कर रहा है। और अग्नि तत्व को प्रभावित करने से हमारी अनाज वाली फसल बहुत अच्छी होगी। अनाज वाली फसल जैसे गेहूं, धान, मक्का, सोयाबीन, जितने भी प्रकार के अनाज की है। उसी प्रकार अगर चंद्रमा धरती के चक्कर लगा रहा है और वृषभ, कन्या और मकर राशि को प्रभावित कर रहा है, तो भूमि तत्व को प्रभावित कर रहा है। भूमि तत्व को प्रभावित करने से क्या हो रहा है? आलू, प्याज, लहसुन, जितनी भी जड़ वाली फसलें हैं वो बहुत अच्छी होंगी। मिथुन, तुला, कुंभ को अगर प्रभावित कर रहा है चक्कर लगाते हुए, तो वायु तत्व को प्रभावित कर रहा है। वायु तत्व को प्रभावित करने से फूल वाली फसलें बहुत होगी, गुलाब, मोगरा, सूर्यमुखी, इस टाइप से। और अगर कर्क, वृश्चिक और मीन को प्रभावित कर रहा है, तो हमारे जल तत्व को प्रभावित कर रहा है। और जल तत्व प्रभावित कर रहा है तो पत्तेदार वाली सब्जियां बहुत अच्छी होगी। पत्तेदार वाली सब्जियां पालक, समार, धनिया, पत्ता गोभी, मतलब ऐसा अद्भुत अद्भुत विज्ञान जिसको, और 100% सटीक, जिसको आज पूरे विश्व ने चैलेंज करके भी देख लिया। और इतनी जबरदस्त हमारी फसल होती है कि आप सोच नहीं सकते। जब चंद्रमा शनि ग्रह के सामने होगा, उस समय सबसे शुद्ध शुद्ध समय होता है। चंद्र दक्षिणायन, चंद्र उत्तरायण,
एक तरीके से आसान आसान शब्दों में शुक्ल पक्ष, इस तरीके के जो हमारे उसमें दिए गए कि जैसे चंद्रमा पास होगा तो पूर्णिमा होती है, इस समय धरती में जल ऊपर आ जाता है, मतलब नमी रहती है। इस समय अगर हम बोनी करेंगे पूर्णिमा से एक हफ्ते पहले के बीच में, तो हमारी फसल बहुत अच्छी होगी। उसमें नमी होने से ही हमारा उसमें जीवन मिलेगा बीजों को। तो देखिए कैसा विज्ञान है जो हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों ने, और इसका पूरा साइंटिफिक फैक्ट के साथ कि हमारे जितने भी त्योहार हैं सब कुछ है, ये हमें इस कृषि पंचांग से, मतलब नॉर्मल पंचांग से भी पता चलता है। कृषि पंचांग इसका एक स्पेशल है। हमने पूरी दुनिया को जनवरी फरवरी मार्च आप जो देख रहे हैं, हमने पूरी दुनिया को चैत्र वैशाख, सिर्फ अंग्रेजों ने इसका कॉपी किया। हमने हजारों साल पहले लोगों को जनवरी फरवरी मार्च जो हम आज की आधुनिक उसमें समझते हैं, हमने दुनिया को दिए। अंग्रेजों ने इसका सिर्फ कॉपी कैट किया और उसको मिला के दिया है। संडे मंडे ट्यूसडे वेनसडे में तो नाम भी चेंज नहीं कर पाया। रविवार सोमवार बृहस्पतिवार हमने हजारों साल पहले दे चुके थे। सिर्फ पश्चिमी लोगों ने इसकी कॉपी करके पेस्ट करके इसको बिल्कुल बना दिया है। तो हमें गर्व की अनुभूति होना चाहिए। हमने पूरी दुनिया को जबरदस्त जबरदस्त कृषि पंचांग दिया और आज पूरी दुनिया उसको मान रही है। और हमारे शास्त्रों में लिखा है कि हमारी 3 माता है। हमारी पहली माता है धरती माता, दूसरी हमारी गौ माता, और तीसरी हमारी खुद की माता। धरती माता जो हमें अन्न देती है, जिसको हम अन्नपूर्णा कहते हैं। दूसरी हमारी गौ माता जो साक्षात ईश्वर का रूप है, जो दूध निकालने की मशीन नहीं है, उसके गोबर और गौमूत्र में अद्भुत चमत्कार है। और तीसरी हमारी खुद की माता। लेकिन आज तीनों दुखी। हमने अपनी माता धरती माता में जहर डाल के उसका सीना छलनी कर दिए। गौ माता की स्थिति आपको पता है कि आज हमारी देसी गौ माता 6-7 करोड़ नहीं रह गई। हम कौन सा दूध पी रहे हैं भगवान जाने। और खेती के लिए तो बहुत दिक्कतें होना चालू हो गई। और तीसरी माता जिसको हम जहर दे रहे हैं वो कहाँ से खुश हो पाएगी। तो हमें समझना पड़ेगा कि हमारा गोबर, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि ऐसा तत्व जो हमारे जीवन को प्रकाशित करे उसे श्री कहते हैं। ऐसा तत्व जो हमारे जीवन को प्रकाशित करे उसे श्री कहते हैं। और एक ईश्वरीय शक्ति है जो हमारे गोबर के गाय के गोबर में पाया जाता है, जिसमें लक्ष्मी जी का वास होता है। और साइंटिफिक फैक्ट है कि 1 ग्राम गोबर में 30 करोड़ जीवाणु होते हैं। और हमारी गौमूत्र को भी दुनिया का सबसे शक्तिशाली खनिज लवण होता है, जिसमें ऐसे ऐसे अद्भुत घटक होते हैं जिसको आज पूरी दुनिया प्रणाम कर रही है। मतलब इसके बारे में मैं आपको अभी आगे संक्षेप जानकारी दूंगा। तो इतने पोषण तत्वों का भंडार है। आप हमारी जो प्रकृति उसकी एक नैनो टेक्नोलॉजी है, जो हमारे शास्त्रों में बहुत साल पहले कहा गया था कि जीवो जीवस्य जीवनम, मतलब जीव द्वारा ही जीवन संभव है। हमारे शरीर में, पूरे शरीर में 96% सूक्ष्म जीव है। जो अगर आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो हमारे पूरे शरीर में सूक्ष्म जीवों से बना है। जो हमारे हजारों साल पहले शास्त्रों में लिखा है जीवो जीवस जीवनम, मतलब जीव द्वारा ही जीवन संभव है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि हमारे शरीर में जो खाना पच रहा है वो जीवों द्वारा हो रहा है। हमारे शरीर में जो खून की सप्लाई हो रही है जीव, मतलब हमारे शरीर ब्लड, एक घड़ी हमारे शरीर में पानी 70 से 71% है, लेकिन हमारे पूरे शरीर में 96% जीव है। और ये जीव से हमारा शरीर चल रहा है। उसी तरीके से जो हमारी प्रकृति खेती है वो भी जीवों द्वारा होती है। क्योंकि हमारी धरती माता में छेंज को, जिसको हम ह्यूमस कहते हैं, इसमें करोड़ों जीवाणु होते हैं। और हमारी जो धरती माता की आत्मा होती है उसको हम ऑर्गेनिक कार्बन या कार्बनिक पदार्थ कहते हैं। उसी से हमारी जमीन की उपजाऊ क्षमता नापी जाती है। तो जो ये करोड़ों जीवाणु है, ये क्या करते हैं? देखिए प्रकृति की शक्ति देखिए, उन्हें वातावरण में 78.6% नाइट्रोजन रखे हैं, जो हमारी प्रकृति का मुख्य भोजन है। 21% प्रकृति में ऑक्सीजन है। हमारे दिमाग को भी 21% ऑक्सीजन चाहिए। आपने देखे होंगे कोरोना में लोगों का ऑक्सीजन लेवल डाउन हो गया था। अगर हमारा ऑक्सीजन 21% से कम होता जाएगा तो हमारा दिमाग तरीके से काम नहीं कर पाएगा। और हमारे दिमाग को 100% अच्छे से, जो कहते हैं ना, बिल्कुल ध्यान से काम करना रहता, तो 21% ऑक्सीजन हमारे दिमाग में होना बहुत जरूरी है। जो हम शीर्षासन भी इसलिए करते हैं कि ऑक्सीजन और खून का प्रवाह अच्छा हो जाए। तो प्रकृति ने हमको बिल्कुल एक सा बनाया है। तो जब ये करोड़ों जीवाणु वातावरण से 78% नाइट्रोजन, जैसे एजोस्पाइरिलम, एजेक्टोबैक्टर, ये वातावरण राइजोबियम हवा से नाइट्रोजन खींचते और हमारे जड़ों को देते हैं। इसको आप एक बहुत आसान शब्दों में समझ सकते हैं कि हम आज की जो प्रकृति खेती करते हैं, और हमारा जो मन इतना खराब क्यों रहता है कि हम कितनी जहरीली खेती और कितनी जीव हिंसा करके और कितना पौधे को प्रताड़ित करके हम पैदावार ले रहे हैं। देखिए इस तरीके के गेहूं का पौधा है, उसको नाइट्रोजन चाहिए। नाइट्रोजन आज आधुनिक विज्ञान में क्या है? यूरिया। मतलब मार्केटिंग में ये क्या कर दिया है कि नाइट्रोजन मतलब यूरिया, पानी मतलब
बिस्लेरी और ठंडा ठंडा मतलब पेप्सी कोको कोला, और खेती मतलब यूरिया डीएपी। तो जो यूरिया हम डालते हैं, समझ लीजिए कि आप एक पौधा है, क्योंकि हम लोग अलग नहीं है ना, मैं पेड़ पौधों को अलग मानता हूँ ना धरती को, हमारा शास्त्र कहता है। आप में से कोई एक, मान लीजिए आप एक पौधा है और आप गेहूं का पौधा है, अब आपको भूख लगी, तो मान के चलिए कि आप एक बार में कितनी रोटी खाता है? एक समय में एक आदमी 4 से 8 रोटी खा सकता है। आप मैंने आपका मुंह पकड़ा और 80 रोटी आपके मुंह में डाल दिया एक साथ, आपके साथ क्या होगा? आपको सांस लेनी बनेगी, ऐसा लगेगा किसी ने आपका दम घोट दिया है। हम वही पेड़ पौधों के साथ करते हैं। आप कभी भी देखना, हमने पौधे को यूरिया दिए, उस बेचारे को नाइट्रोजन कितना चाहिए था? 4 से 8 रोटी, हमने 80 रोटी उसके मुंह में डाल दी है। कभी भी देखना, जब हम यूरिया डालते हैं तो हमारा पौधा 10 से 12 दिन तक हरा होता है। और हरा ऐसा नहीं होता, प्राकृतिक खेती में हरा कच हरा होता है, इसमें एक नियोन टाइप का हरा होता है, और 11-12 दिन बाद ऐसा सुस्त हो जाता है। तो क्या करता है, जब वो बेचारे पौधे को हम देते हैं, उसमें जान तो होती है, योग लगाता है और तड़पता है और एक अलग टाइप का रंग चेंज करता है, और उसको कीट आके काटते हैं और उसमें से नाइट्रोजन रिलीज होता है। अब वही प्रकृति की शक्ति है कि हमने गोबर गौमूत्र से करोड़ों जीवाणु जीवो जीवस जीवनम को चरितार्थ करते उसमें दिए। अभी करोड़ों जीवाणु को हम समझ लीजिए कि आपको बहुत तेज प्यास लग रही, मैंने आपको नारियल पानी स्ट्रॉ के साथ दिया, अब आपको बहुत तेज प्यास लगी तो आप क्या करेंगे? स्ट्रॉ से मजे से जितना पानी पिएंगे, उसके बाद नहीं चाहिए तो आप रख देंगे। प्रकृति की शक्ति यही होती है कि वातावरण से नाइट्रोजन खींचता है ये जीवाणु, और जड़ को चाहिए, जड़ उतनी लेता है, फिर कहता है भैया मुझे नहीं चाहिए, यहाँ उसका बस चलता है। प्राकृतिक खेती में प्रकृति का बस चलता है। जो नैनो टेक्नोलॉजी है, ये विविध घटकों से मिलके अपने आप एक प्राकृतिक तौर पे काम करती है, क्योंकि प्रकृति ने बनाया इतना जबरदस्त है। तो आपको समझना होगा कि हम यूरिया, डीएपी, कीटनाशक, खरपतवार नाशक डाल के हम कितना ज्यादा वो कर रहे हैं। लेकिन अब लोग बोलेंगे कि भैया बोलना आसान है, करना क्या है? देखिए, मैं 55 एकड़ में प्राकृतिक खेती करता हूँ। मुझे लगातार 2 साल से कृषि विभाग से अवार्ड मिल रहा है। भोपाल में मुझे बोलने का मौका मिला, पूरे भोपाल मध्य प्रदेश लेवल के प्रोग्राम में। उसका मेरा यूट्यूब चैनल चलता है, मालू जी की पाठशाला, उसमें मैं आपको वीडियोस भेज दूंगा। तो दिल्ली कॉन्फ्रेंस में मुझे जाने का मौका मिला। तो मुझे ये समझ में आया कि आप किसी भी किसान को विश्वास नहीं दिला सकते, क्योंकि हमारे दिमाग में एक मार्केटिंग कर दी गई है। 35 साल पहले हमको ये बताया गया कि 35 साल पहले हमारे पूर्वज भूखे सोते थे, आप लोग छोटे में आपको खाना रोटी कुछ नहीं मिलती थी। 30-35 साल से हमें खाना मिलना चालू हुआ है, और उससे पहले हम जीरो थे। बल्कि अगर आप इतिहास उठाएंगे, जब मुगल गए, मैं आपको साक्ष्य बता रहा हूँ, जब मुगल गए और अंग्रेजों का आना हुआ, मुगल जाने के बाद भी हम सोने की चिड़िया थी। जो जीडीपी आज ग्रोथ लेवल माना जाता है, उस समय की हमारी जीडीपी 27.5% थी। मतलब पूरी दुनिया में हम गेहूं, चावल, दाल, मिर्ची, मसाले बेच के सोना चांदी लोग हमें दे के जाते थे। इसलिए दुनिया ने हमारी तरफ जम्बो टीवी, हम जो सोने की चिड़िया कहलाते हैं, हमारे पे आक्रमण किया। लेकिन जब अंग्रेज आए तो इनने लॉर्ड मैकाले ने 1848 में साफ बोला था ब्रिटिश संसद में कि अगर भारतीय संस्कृति, भारत को बर्बाद करना है तो उसकी संस्कृति और उसके अध्यात्म में हमला करना पड़ेगा। और उन्होंने हमारे गुरुकुल को तबाह कर दिए। मुगलों ने हमारे गुरुकुल को तबाह नहीं किए थे, इसलिए हम लोग लास्ट तक एकजुट रहे। इस अंग्रेजों ने आके हमारे गुरुकुल को तबाह किए, और गुरुकुल तबाह होने से एक ऐसी पैरेलल व्यवस्था थी जिसमें गांव के लोग सब मिलके इतने अच्छे से गुरुकुल चलाते थे, और उन्हें हम पूरी संस्कृति का गर्व होता था, पूरी हमारी शिक्षा के बारे में पता चलता था, हमारे इतिहास, क्योंकि हमारे शास्त्रों में ही पूरा विज्ञान छुपा हुआ है। साइकिल के 2 पहिए हैं, पहला पहिया है, पिछला पहिया है विज्ञान, लेकिन सामने पहिया अध्यात्म। अगर हमारा अध्यात्म हट जाए तो विज्ञान मुंह के बल गिर जाएगा। तो अंग्रेजों ने हमें बर्बाद की, और एक अंग्रेजी शिक्षा या अंग्रेजी का हमें गुलाम बना दिए। और वहां से हमको ये समझ में आया कि हमें काले अंग्रेज ये इस तरीके के बन गए कि हमें हमारी संस्कृति को बार बार ऐसा कोशिश किया गया कि हमारी संस्कृति सर्वश्रेष्ठ नहीं है, ये लोगों की संस्कृति सर्वश्रेष्ठ है। बल्कि ये तो 1800 साल पुरानी संस्कृति नहीं, तो इससे पहले खाना बदोश थे। हमारी संस्कृति तो लगभग 5000 साल, इससे भी पुरानी है, लेकिन एक शास्त्र के हिसाब से 5000 साल पुरानी है। इन लोगों की संस्कृति 1800 साल पुरानी है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि एक षड्यंत्र रचा गया। और आज पंचतत्व के बारे में आपने समझे कि इसकी पूरी दुनिया प्रमाण करे, इसलिए हमें हमारी भारतीय संस्कृति पे गर्व होना चाहिए। संस्कृत दुनिया की पुरातन लैंग्वेज है, पुरानी भाषा है, और इसी से बहुत सारे अंग्रेजों की भाषा ली गई है, और ये शुद्ध भाषा भी नहीं है। तो अंग्रेजी सिर्फ एक भाषा है, जीवन नहीं है। बल्कि हमारी भारतीय संस्कृति में हमें गर्व होना चाहिए, और हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी संस्कृति कितनी सर्वश्रेष्ठ है। और जब हमारे पूर्वज लोग
सोना चांदी लोग देके के हमको ये देना चाहते थे, क्योंकि उस समय हजारों साल से पहले हमारी कृषि जबरदस्त थी। उस समय नहर नहीं होती थी, उस समय बोर नहीं करा सकते थे, मौसम आधारित खेती होती थी, और हमारे पूर्वजों ने पंच तत्व के उससे इतनी अद्भुत खेती करते थे, और पूरी दुनिया को हम अनाज और वो देते थे, इसलिए हम विश्व गुरु थे। और उस जमाने में हमने ऐसे ऐसे नाव और जहाज बना लिए थे, और पूरी दुनिया में हम व्यापार करते थे, लेकिन हमें सब चीजों से वंचित रखा गया। इसलिए हमारी संस्कृति में हमें गर्व होना चाहिए। भारतीय संस्कृति अद्भुत है, और आज इसकी पूरी दुनिया इसको प्रमाण माने। बायोडायनेमिक फार्मिंग में इसलिए 80% हमारा डोमिनेशन है पूरी दुनिया में। और जीवस जीवनम को चरितार्थ करते हुए गोबर गौमूत्र आधारित हमारी देसी गौ माता, जो साक्षात ईश्वर का रूप है, जिनकी पूछ के जो पीछे बाल होते हैं, उसमें साक्षात हनुमान जी का वास है। एक आंख में चंद्र देवता है, एक आंख में सूर्य देवता है। हमारे गौ माता में सूर्य केतु नाड़ी डील होती है, जो सूर्य की शक्ति खींच के गोबर गौमूत्र और दूध में अद्भुत चमत्कारिक शक्ति पैदा करती हैं। इसलिए हमारे दूसरे कंपेयर में जर्सी गाय या भैंस है, उसमें कंपेयर में हमारे देसी गौ माता के गोबर गौमूत्र में अद्भुत चमत्कार है, और वो हमारी माँ है। मैं प्रकृति खेती पिछले 6 साल से कर रहा हूँ। पहले मैं बोलता बसता, लेकिन मैंने महसूस किया कि वो साक्षात ईश्वर का रूप है। अभी विदेशों में काउ कडलिंग चल रही कि गाय को गले लगाओ। देखिए, गौ माता सकारात्मक ऊर्जा का पावर हाउस है। आपको मन नहीं लग रहा हो, अजीब से विचार आ रहे हैं, गौ माता के पास 5 मिनट बैठ जाइए और पीठ में हाथ फेर लीजिए, आपका बीपी शुगर तक नॉर्मल हो जाएगा। मतलब संस्कृति निर्माण की पाठशाला हमारी गौ माता है। और हमारे शास्त्र में भी लिखा है कि अगर आपको अपना संस्कार बदलना है, तो आपको अपनी संस्कृति बदलना होगा। अगर आपने अपनी संस्कृति को बदल लिए, तो आपका संस्कार अपने आप बदल जाएगा। संस्कृति इतनी शक्तिशाली, और हमारी संस्कृति का निर्माण ही गौ माता से है। हर घर में एक गौ माता रहनी चाहिए। चलिए, बड़े शहरों में लोग नहीं कर पाते, लेकिन हर गांव में एक रहना चाहिए। और जब गौ माता रहेगी, तो हमारे छोटे बच्चों को ये संस्कार मिलेगा कि ये जानवर नहीं है, ये डॉगी नहीं, ये हमारी माँ है। इनसे हमें दूध मिल रहा है, इनके गोबर गौमूत्र से हमारी कृषि हो रही है। तो ये अपने आप में एक अद्भुत है। मेरी बेटी स्कूल जाने में 15 मिनट लेट हो जाए, लेकिन मैं पहले मेरी गौशाला जाता हूँ। वहां गौशाला में वो 10 मिनट बिताती है, क्योंकि मुझे पता है कि संस्कृति का निर्माण इसको यहीं से होगा। जो पाठशाला से भी जितना नहीं कर पाएगी, वो यहाँ से लेगी, और सकारात्मक ऊर्जा के साथ हो जाएगी। तो जो 10 एकड़ की खेती कर रहा है, क्या वो 1 एकड़ में? अरे, आज आप जहर खा रहे हो, अपने परिवार से प्रेम करते हो ना। हम तो वो लोग हैं जो सब जन हिताय सर्वजन सुखाय वासुदेव कुटुंबकम में विश्वास रखते हैं। तो क्या 10 एकड़ का किसान 1 एकड़ के लिए गेहूं चावल दाल और सब्जी के अपने परिवार के लिए नहीं उगा सकता? 5 एकड़ का किसान क्या आधा एकड़ अपने परिवार के लिए नहीं उगा सकता? 1 एकड़ का किसान क्या 5,000 स्क्वायर फीट में गेहूं चावल दाल सब्जी अपने परिवार के लिए नहीं उगा सकता? ऐसे तो प्रोत्साहित कर सकते हैं। और जब वो देखेगा कि सही तरीके से गोबर गौमूत्र फूल पत्ती और फल के रस और अग्निहोत्र की राख, इन 4-5 चीजों से हम सिर्फ गौधारी से हम इतनी अच्छी खेती, और हमारे वातावरण के आसपास जो पेड़ फूल पत्ती फल के रस मिले, उसको बायो कैटेलिस्ट या प्राकृतिक रसायन बना के घर में ही 50 रुपए के खर्चे में 55 एकड़ का हम रसायन बना सकते हैं, किण्वन प्रक्रिया से, फर्मेंटेशन प्रक्रिया से। जब इसको प्रॉपर उनको नॉलेज हो जाएगा, तो 1 एकड़ में अगर उसको देखे, विश्वास बहुत बड़ी चीज है। मानो तो सब कुछ है, मानो तो कुछ नहीं है। अगर उसको विश्वास हो जाएगा कि यार मैं अपने परिवार के लिए 1 एकड़ के लिए उगा रहा हूँ, घाटा भी होगा तो होगा, जबकि उसको जब 1 एकड़ में इतनी अच्छी पैदावार मिलने लगेगी, वो धीरे से 10 एकड़ खुद ही करने लगेगा। तो हम लोग कोशिश यही करते हैं। इस बार हम लोग ने 80 किसानों को जोड़े हैं, जिन्हें आधा एकड़ 1 एकड़ 10,000 स्क्वायर फीट में प्राकृतिक तरीके से लगाए अपने परिवार बस के लिए। तो शुरुआत तो हम परिवार के लिए कर सकते हैं कि भैया बेटा बेटी से तो प्रेम करते हो, अपने मम्मी पिताजी पापा भाई बहन जो भी आपके, उनसे तो आप प्रेम करते हो, वहां के लिए तो आप ये कर सकते हो। तो ये मेरा कहना है। और आप लोग जो काम कर रहे हैं, उसके लिए मैं छोटा सा शेयर करना चाहूंगा कि खाबों से नहीं खिलते फूल झोली में, खाबों से नहीं गिरते फूल झोली में, कर्म की साख को हिलाना होगा। कुछ नहीं होगा कोसने से अंधेरों को, कुछ नहीं होगा कोसने से अंधेरों को, अपने हिस्से का दिया खुद जलाना। सुंदर। जी, आज हमारे चीफ गेस्ट महोदय अंकित जी ने बहुत महत्वपूर्ण मार्गदर्शन दिया, और सदन में उपस्थित हमारे भाई बहन अगर आदरणीय अंकित जी से कोई सवाल करना चाहते हैं
संवाद करना चाहते तो सादर आमंत्रित है। अनम्यूट करके अपनी बात रख सकते हैं। जी आदरणीय हमारे सर आदरणीय पवन कुमार जी सादर आमंत्रित है। जी नमस्कार अंकित जी। और आज की इस कक्षा को जो कि अब 2 वर्ष पूर्ण होने वाले हैं, उसके उपलक्ष्य में सभी साथियों को एक बार पुनः बहुत बधाई है। आपको और बहुत आज का आपका जो उद्बोधन हुआ है उसमें बहुत सारी चीजें आपने बताई है। संभवतः ऐसा प्रतीत होता है कि बायोडायनेमिक जो कृषि है, जो पंचांग आधारित कृषि है, उसका आप प्रैक्टिस करते हैं, या हमारे और भी जो चंद्रमा आधारित खेती का पालन करते हैं। मेरा एक प्रश्न है, और कल भी मेरी चर्चा हुई थी, हमारे वहाँ अमूल से एक टीम आई थी, तो जी उनके सामने यह चर्चा हुई थी कि हम जो गाय का गोबर है, जो देसी गाय का गोबर है, जी उसमें जो जीवाणु होते हैं जी और जो जीवाणु आपके बाकी गाय में है, जो कि क्रॉस ब्रेड है या ऐसी है, जी तो उसमें जीवाणुओं की संख्या क्या बराबर रहती है, या जी उसमें क्या अंतर होता है? तो इस विषय पर जब चर्चा हुई तो उन्होंने यह बताया कि हमने इसकी टेस्टिंग की अपनी लैब जी में, और इनकी बहुत अच्छी सोफिस्टिकेटेड लैब है। तो उन्होंने बताया कि उनकी जो संख्या है जीवाणुओं की संख्या में तो कोई खास अंतर नहीं उनको देखने को मिला। जी लेकिन एक प्रश्न अभी भी असुलझा है, वो ये है कि देसी गाय की जो जो जीवाणु हैं जी उनकी क्वालिटी कैसी है, इसके जी बारे में उनके पास भी जवाब नहीं था। जी तो उन्होंने कहा हम टेस्टिंग से तो यह तो मालूम कर पाए कि लगभग बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, मतलब थोड़ा बहुत ही अंतर है, देसी जी गाय में ज्यादा जीवाणु है निश्चित जी रूप से। जी लेकिन कई बार कहते हैं ना कि 4 गुना जीवाणु है, तो ऐसी बात नहीं है, उसके जी मुकाबले थोड़ा सा ही अंतर है। जी लेकिन गुणवत्ता के बारे में, उन जीवाणुओं की गुणवत्ता, उनकी उनकी जो क्षमता है, उनकी जो कार्य करने की जी जो भी है, उसमें अगर कोई अंतर है तो इस पर अभी हमारा प्रश्न अभी रुका है अपनी जगह पर। जी और जी मतलब प्रश्न ही है, जी उनके पास भी जवाब नहीं था। तो इसके विषय पर आपके अगर कोई बात हो तो आप उसको अपने अनुभव बताइएगा। जी साथ ही क्योंकि इस योगाहार कक्षा में हम लोग कल ये सभी साथियों के लिए है, ये हम बातचीत कर रहे थे कि हम अपना हम इसका समयबद्ध तरीके से इसको एक अपने समय को देखते हुए कल विचार विमर्श हुआ था, कुछ चर्चाएं भी हुई हैं। जी तो इसमें मेरा ये मानना है कि हम जो हमारा समय है, जो हमारा योग का समय है, इस योगाहार कार्यक्रम में जी इस विषय पर भी आज थोड़ा सा चर्चा कर लें कि कितना समय पर्याप्त होना चाहिए। क्या जी हमारे पास 1.5 घंटे का समय पर्याप्त है, या उसमें कुछ संशोधन करना चाहिए? जो हमारे मुख्य अतिथि का जो समय है उसमें तो एक निश्चित रूप से कल एक बात निकल के आई थी कि हमारे जो मुख्य अतिथि हैं उनको आधे घंटे का लगभग समय दे करके फिर उसमें एक फोकस्ड चर्चा करते हुए लगभग 1 घंटे में इसको हम पूर्ण कर लेना चाहिए। जी मुझे जी लगता है कि इस बारे में कल हमारी सबकी एक सहमति हुई है। तो जी हमारा जब ये 2 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे उसके बाद से हम इस चीज को फॉलो करेंगे। लेकिन योग जी का जो हमारा साधना का समय है, इसमें मेरा अनुरोध रहेगा रंजना जी से, क्योंकि वो कई बार कोऑर्डिनेट कर रही हैं और भी हमारे जो साधक योगी जनों को बुला रहे हैं। तो योग की जो आवश्यकता है, एक योग करने की जो समय सीमा है, उसके बारे में भी हम आज आपके साथ जब वार्ता होगी तो उस पर भी हम बातचीत कर लेंगे। और आप सभी को इस योगाहार कार्यक्रम जो कल होने वाला है, इसके हमने बैनर में थोड़ा सा परिवर्तन किया है। बैनर में हमने अभी मोतीलाल जी ने फिर से कल से शेयर किया है, पानी वाला भी वो शेयर कर लेंगे, से अनुरोध है कि उसमें हमने अभी तक के उसमें एक लोगो और लगाया है। वो लोगो हमने G20 का लगाया है। हमने उस सम्मान जो भारतवर्ष को मिला है कि G20 की अध्यक्षता करने का, पूरे विश्व के लोग आज भारतवर्ष के कोने कोने पर प्रत्येक दिन किसी न किसी जगह पर कोई ना कोई कार्यक्रम हो रहा है। हमारा भी कार्यक्रम जो स्वैच्छिक कार्यक्रम है योगाहार का, ये एक स्वैच्छिक कार्यक्रम है, और इसको भी विश्वव्यापी
होना है। और हमारे इसकी जो विचार है, मतलब हमें नहीं कि इसी कार्यक्रम को विश्वव्यापी होना है, हमारे तरफ से जो जिस प्रकार से जो मुख्य अतिथि आकर के और योग शिक्षक आकर के स्वैच्छिक रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, इस भावना को लेकर के हम विश्वव्यापी होना चाहते हैं, हम सबके साथ जुड़ना चाहते हैं। वसुधैव कुटुंबम की जो बात है उसको हम फॉलो करते हैं। तो इसलिए हमने अपने योगाहार के का जो बैनर बनाया उसमें G20 को भी सम्मिलित किया। और इस विषय पर मैंने कल बहुत थोड़ा सा समय था जब आचार्य जी से भी बातचीत की, और उनको भी मैंने लोगो दिखाया, मतलब बैनर दिखाए हैं, और उनसे भी मैंने अनुरोध किया था कि कल उनको क्या थोड़ा समय हम 5 मिनट का हमें मिल पाएगा। तो अभी वो चूंकि प्रवास में है, कल उनको बाहर जाना है, तो उन्होंने कहा था कि कल तो वो नहीं आ पाएंगे, लेकिन आने वाले समय पर किसी भी समय वो जुड़ सकते हैं। तो ये भी एक सूचना है कि हो सकता है आने वाले समय में आचार्य बालकृष्ण जी भी, जो हमारे मार्गदर्शक हैं, उनका भी हमें सानिध्य मिले, उनकी भी बात सुनने का अवसर मिले। तो यह सब सूचना के साथ मैं आज अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और मेरा प्रश्न अंकित जी से एक आध प्रश्न मैंने किया था, तो उसके बारे में आप अपने अनुभव बताएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ये सभी को नमस्कार, ओम, धन्यवाद। जी ओम, बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछे हैं कि देसी गाय और हमारी जर्सी गाय में क्या फर्क है। तो अगर हम पुराने इतिहास में जाएं तो ऐसा लिखित में है कि पुराने जमाने में, जो आज से लगभग कई हजारों साल पहले, विदेशी गांव में भी हब होता था, जो मैं आपको कहता हूँ सूर्य केतु नाड़ी डील। लेकिन जब वहां ज्वालामुखी फटा और वहां ऐसा ज्वालामुखी से विनाश होने के बाद कुछ ऐसे प्रभाव पड़े कि जर्सी गांव से वो डील खत्म हो गया। आप कभी भी देखेंगे कि उनकी डील एकदम सीधी रहती है। सूर्य केतु जो नाड़ी होते हैं, जो हब ऐसा उठा हुआ रहता है, उसकी पहचान ही जर्सी गाय की। और हमारी देसी गाय की पहचान ही सूर्य केतु नाड़ी। तो हमारे अष्टांग हृदय और आयुर्वेद में भी और हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि सूर्य केतु नाड़ी, सूर्य, क्योंकि देखिए सूर्य हमारे पिता है, सूर्य से ही ऊर्जा है, सूर्य एक ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। अगर सूर्य नहीं रहेगा तो हमारे शरीर में ऊर्जा ही खत्म हो जाएगी। तो वो सूर्य की शक्ति खींच के पहले हम आ जाएंगे दूध में। विदेशों में इनका दूध नहीं पिया जाता। A1 मिल्क, इनको वैज्ञानिक तौर पे आप गूगल में सर्च कर लीजिए कि इनके दूध को जहरीला कहा जाता है। इनको सिर्फ जगह जगह चरने दे दिया जाता है और इनको 80% इनका उपयोग वो लोग दूसरी चीज में करते हैं। दूध का इनका उपयोग इतना ज्यादा नहीं है। विदेशी लोग आप निकाल के देखेंगे तो आलमंड मिल्क पीते हैं या कोकोनट मिल्क पीते हैं, इस तरीके का दूध पीते हैं। और अभी जो प्रत्यक्ष प्रमाण है कि हमारा जो गौ माता का दूध होता है A2 मिल्क होता है, इनका A1 मिल्क होता है। मतलब बहुत ज्यादा नुकसानदेह इनका दूध होता है। क्योंकि और हमारे दूध में सोना तक निकलता है। मतलब जो बहुत अच्छी नस्ल की देसी गाय, जो कहते हैं 1000 गाय में से एक गाय होती है, उनके दूध में स्वर्ण तक निकलता है। ये एक खोज है। तो हमारा दूध अमृत समान होता है, A2 मिल्क होता है, बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। अब दूसरा रहा गोबर गौमूत्र की, जो आपने बात की है, तो इनका गौमूत्र आप नहीं पी सकते। आपने कहा कि बहुत समान चीजें रहती हैं, लेकिन यही सूर्य केतु नाड़ी की शक्ति के कारण हमारे जो गौमूत्र है, इसमें चमत्कारिक तौर पे, जैसे हमारी उसमें गौ माता के उसमें 2.5% एमोनिया फॉर्म में नाइट्रोजन या यूरिया पाया जाता है। इसके अलावा पोटास, सल्फर, कार्बोलिक अम्ल, यूरिक अम्ल, एंजाइम्स और बहुत तरीके के ऐसे हमारे गौमूत्र में लगभग 55 प्रकार के और घटक पाए जाते हैं। अब जो हमारा गोबर है, आप कभी भी देखना, आजमा के देखना, जो जर्सी गाय का गोबर होता है, वो जब करती है वो गोबर, तो उसमें इतनी ज्यादा गंदी बदबू आती है कि मतलब आपको उल्टी टाइप का लगेगा। वही हमारी गौ माता का, जो देसी गौ माता का गोबर है, उसमें घर की लिपाई उस करने से, मतलब एक बदबू तो छोड़िए, उसमें हम प्रयोग भी कर सकते हैं। कभी भी आप जर्सी गाय का, किसी को भी आप बोलेगा कि जर्सी गाय की गोबर से आप लीपो करो, तो बोलेंगे छी मैं नहीं चीता, बहुत गंदी बास आती। मेरे खेत में जर्सी गाय है 2-3 दूर दूर पे किसानों को, तो मैं उनको बोलता हूँ इसके करो कि भैया जी कितनी गंदगी बदबू आती है, हम नहीं करेंगे। लेकिन गौ माता के, हमारी देसी गौ माता में ही नहीं होता। हमारी देसी गौ माता में क्रूड फाइबर और क्रूड प्रोटीन पाया जाता है।
क्रूड प्रोटीन और क्रूड फाइबर, क्योंकि देखिए हम लोग अलग नहीं है। जिस तरीके से फाइबर हमारा खाना पचाने का काम करता है, वैसे हमारी धरती माता का पचाने का काम भी फाइबर करता है। क्योंकि अगर हम पालक, हरी सब्जियां या फल फ्रूट नहीं खाएंगे तो हमारे में रेशन ही बनेंगे, और रेशन ही बनेंगे पेट में जाके तो हमारा खाना नहीं पचेगा। वैसे हमारी धरती माता, प्रोटीन तो आजकल हर कोई जानता है, मसल्स को मजबूत करने के लिए, बॉडी बनाने के लिए, तो इसमें क्रूड प्रोटीन पाया जाता है। इसमें साइंटिफिक तौर पे 24 प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। हमारे आयुर्वेद अष्टांग हृदय में तो 108 तत्व का इसका वर्णन है, लेकिन आज का आधुनिक विज्ञान सिर्फ 24 प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। मतलब यूरिया में नाइट्रोजन होता है, डीएपी में नाइट्रोजन फोस्फोरस होता है, एनपीपी का नाइट्रोजन फोस्फोरस पोटास होता है, लेकिन इसमें नाइट्रोजन, फोस्फोरस, पोटास, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीज, जिंक, कोबाल्ट, इस प्रकार के 24 प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। और आप एक चीज देखे होंगे कि आप कह रहे थे कि जीवाणुओं की गुणवत्ता, देखिए देसी गाय है, इनमें गल निकला रहता है, बड़ी ज्यादा से ज्यादा गर्मी, बताओ हमारे यहाँ अभी गर्मी का मौसम चल रहा है और 38 डिग्री टेम्परेचर में भी हमारे गौ माता, क्योंकि हम खुली रखते हैं गौ माता को, वो धूप में आके बैठती है। यही विपरीत जर्सी गाय धूप में बैठ ही नहीं सकती, क्योंकि वो, उनको ठंड चाहिए, उनकी उसमें ये गल नहीं निकला रहता है, सूर्य केतु नाड़ी नहीं होती, तो उसके लिए हमको कूलर, पंखा और बहुत सारी चीजें गर्मी में करना पड़ता है। तो आप कभी देखे होंगे, देखिए आप खुद आजमा के देखिए कि आसपास के आपके जो गांव हैं, जो प्रकृति के एकदम पास रहते हैं, कोई जंगल के आसपास रहते हैं, वहां के बच्चे 45 डिग्री के टेम्परेचर में भी घर के बाहर मई के महीने में भी खेलते रहते हैं और उनको कुछ नहीं रहता। लेकिन जो एसी में रहते हैं, वो जरा सा बाहर निकलते हैं और उन्हें क्या हो जाता है, लू लग जाती है, या बुखार हो जाता है, या इम्यूनिटी पावर या रोग प्रतिरोध क्षमता कम हो जाती है। वही देसी आदमी में जो प्रकृति के पास रहता है, मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, आप अजमा के देखिएगा, गांव के बच्चों को धूप में कुछ नहीं होता, वो दिन भर घूमते, खेलते, कूदते रहते हैं, बैठे रहते हैं। प्रकृति में इतनी शक्ति है कि वो उस जिस स्थिति में रहते, उस स्थिति में हमारे शरीर को माँ होती है, क्योंकि प्रकृति हमारे शरीर को ताकतवर कर देती है। तो देसी गाय का जो गोबर निकलता है वो प्रकृति के अनुरूप रहता है, तो इसके जीवाणु बहुत शक्तिशाली तरीके से, क्योंकि जीवाणु में क्लोरोफिल नहीं होता, धूप सहन नहीं कर सकते, और जो जीवाणु जितना कमजोर होगा उतनी जल्दी नष्ट हो जाएगा। लेकिन हमारी देसी गऊ माँ के जीवाणु बहुत शक्तिशाली रहते हैं। इसमें आप देखेंगे राइजोबियम, एजोस्पाइलियम, एजेक्टोबैक्टर, बैसिलस सिलिकस, बैसिलस सब्टिलस, लैक्टोबैसिलस, एक्टिनोमाइसिन, फफूंद पर एस्परजिलस, राइजोपस, माइक्रोराजा, इस तरीके की बहुत सारे सूक्ष्म तत्व पाए जाते हैं। और आपको यकीन नहीं होगा कि जब ये कॉम्बिनेशन बनता है, गोबर, गौमूत्र और गुड़ मिला के जब हम हमारी धरती माता में डालते हैं, तो ये हमारे केचुर उनके लिए रसगुल्ला, गुलाब जामुन जैसा होता है, और करोड़ों की संख्या में बढ़ते हैं। और जब हमारे सूक्ष्म जीवाणु और 24 प्रकार के तत्व मिलते हैं, तो 4 प्रकार के, और भी बहुत सारे करते हैं, लेकिन 4 प्रकार के पादप वृद्धि कारक हार्मोन्स या ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन्स पैदा करते हैं। ऑक्सिन जो प्रमुख है इनकी पैदावार के लिए, हमारे शरीर के लिए भी जैसे पैदावार के लिए ग्रोथ बहुत जरूरी है, ऑक्सिन हो गया, जिब्रेलिक एसिड हो गया, इंडोल एसिडिक एसिड हो गया, साइटोकाइन हो गया, ये प्राकृतिक तौर पे पैदा होते हैं। क्योंकि हर पेड़ पौधों को बढ़ने के लिए या हम लोगों को बढ़ने के लिए हमारे शरीर में अपने अपने अंदरूनी तौर पे हमारा ये हार्मोन्स रहते हैं, और पेड़ पौधों में भी रहते हैं। लेकिन जब गोबर गौमूत्र मिलते हैं तो प्राकृतिक तौर पे बहुत शक्तिशाली तरीके से बढ़ते हैं। और गौमूत्र में तो स्टेरॉइड तक होता है, जैसे हमारे शरीर में नेचुरल स्टेरॉइड बनता है। आज की डेट में क्या होने लगा है, ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन्स अलग अलग प्रकार के इंजेक्शन के रूप में आ गए, कि किसी की पैदावार रोकना है तो हम प्रकृति से खिलवाड़ करके वो इंजेक्शन दे देते हैं या वो टॉनिक दे देते हैं, जिससे उनकी ग्रोथ रुक जाती है। किसी की बढ़ाने के लिए हम देते हैं, बल्कि जो प्राकृतिक तौर पर बढ़ता है ये हमारे गोबर गौमूत्र से प्राकृतिक तरीके से पैदा होते हैं। तो इसकी गुणवत्ता तो अपने आप में अद्भुत है। आप अपने ऊपर एक एग्जांपल लेके देखिए कि आपकी शादी कोई अमेरिकन लड़की से हो गई, अब उसका जो बच्चा पैदा होगा, आप खुद सोच सकते हैं कि अब वो भारत के अनुरूप मौसम में सरवाइव कर सकता है क्या? नहीं कर पाएगा। उसका चमड़ी बहुत अलग टाइप की होगी, उसकी प्रतिरोध क्षमता नहीं होगी, क्योंकि वो यहाँ के लिए नहीं है। वहीं जो देसी लोग हैं, मैंने आपको एग्जांपल दिया था गांव के, कि कितने शक्तिशाली होते हैं। तो हमको प्राकृतिक तौर पे समझना पड़ेगा, साइंटिफिक फैक्ट के अलावा भी, कि हमारे यहाँ के देसी लोग कितने ताकतवर होते हैं, जो जिस जगह पे रहते हैं वहां पे बहुत अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं। मैं आपको कश्मीर या स्विट्जरलैंड भेज दूं, इतनी सुंदर जगह दुनिया की, आप 15 दिन बाद खुद आ जाएंगे, बोले अब मैंने बहुत घूम लिया भैया, मुझे बहुत ठंड लग रही है, मैं अब सहन नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि हम यहाँ के वातावरण, मध्य प्रदेश या आसपास के वातावरण में रहने वाले लोग हैं।
तो हमें यहाँ पे हम अच्छा लगेगा। वहीं बहुत ज्यादा गर्म जगह आप चले जाइए जैसे केरला या तमिलनाडु, तो वहां आप 5-7 दिन के बाद आप खुद ही बोलेंगे भैया मैं सरवाइव नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ, लेकिन वहां के लोग बहुत आराम से रहते हैं क्योंकि प्रकृति उनको उसके अनुरूप ढाल देती है, बहुत शक्तिशाली दे देती है। इसलिए हमारे देसी गाय गाय का गोबर गौमूत्र जीवाणु ज्यादा होने के साथ साथ इतने शक्तिशाली है कि अगर उसके और हमारे जीवाणु बराबर भी है, लेकिन कहते हैं ना 100 पहलवान और 100 बिल्कुल पतले व्यक्ति की लड़ाई हो तो 100 पहलवान जीतेंगे, तो ये हमारे पहलवान है, शक्तिशाली हैं और ये अद्भुत परिणाम देते हैं। और इसमें इतना ज्यादा अच्छा परिणाम है। और हमारी गौ माता में अगर अच्छे से चल रही हो और आप प्रेम से रख रहे हो तो गौ माता में बीमारियां भी बहुत कम आएगी। हमारे यहाँ तो पिताजी के जमाने से 100 गौ माता थी। वो क्या करते थे, एक चरवा रहते थे, सुबह उनको जंगल पान पत्ते चरने भेज देते थे, दिन भर चर के आती थी, शाम को थोड़ा सा दाना भूसा में मिला के दे के दूध धो लेते थे। मतलब इतने कम रुपए में मेंटेनेंस हो जाता था और इतने अद्भुत तरीके से होता था, लेकिन क्योंकि वो देसी थी और बहुत अच्छे से मेंटेनेंस हो जाता, तो ना कोई इतना ज्यादा ध्यान रखते थे। बल्कि गौ माता को हमको नहीं पालना है, गौ माता हमें पालती है। जी, बहुत सुंदर आदरणीय अंकित जी। और मैं आदरणीय अशोक पटेल जी नर्मदापुरम जिले से हैं, मैं उनको सादर मदद करता हूँ, वो अपना सवाल रखें। अब प्राकृतिक खेती, जैविक खेती कितने एकड़ में करते हो भाई साहब? भाई साहब 55 एकड़ में। कहाँ पे है? ये सिवनी मध्य प्रदेश, छिंदवाड़ा जबलपुर के पास में भाई साहब। जी ठीक है, नंबर तो मिल जाएगा आपका। हाँ भाई साहब, नरसिंहपुर के भी पास पड़ता है। नरसिंह में, मैं भी होशंगाबाद की हूँ। जी जी साहब, मैं समझ गया ना, बिल्कुल जी। जी धन्यवाद, आपको नंबर प्राप्त हो जाएगा। आदरणीय रामकृष्ण रघुवंशी जी नर्मदापुरम से हैं, वो सादर आमंत्रित हैं, आदरणीय अंकित जी से अपना संवाद करें। आदरणीय रमेश चंद मेहरा जी। अंकित जी को ओम। ओम। बहुत अच्छा लगता है जब आप जैसे युवाओं में ये जोश रहता है। आप 55 एकड़ में ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं और गौ आधारित प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, तो बस हम लोग काफी समय से इस जद्दोजहद में लगे हैं और कुछ न कुछ आपस में मंथन होता ही रहता है कि अभी गाय को एक अच्छा प्लेटफॉर्म कैसा मिले। उस दिशा में आप क्या कार्य कर रहे हैं, कृपया सदन को भी अवगत कराएं। जी ओम। देखिए, मैं विश्व हिंदू परिषद में भी कोषाध्यक्ष हूँ, जो हमारी गौ जी माता है। जी अगर आपको 1960 में हमारी जनसंख्या 35 से 40 करोड़ थी और जी हमारी गौ माता 60 से 70 करोड़ थी, मतलब हर व्यक्ति पे लगभग 2 गौ माता थी। जी और आज आपको जान के हैरानी होगी कि हमारी जनसंख्या 140 करोड़ हो चुकी है जी और देसी गौ माता 7 करोड़ है। जी देसी गौ माता हमारी 7 करोड़ है, 7 करोड़, जी और जी जर्सी गाय सब मिला के 18 करोड़। तो हम आज क्या दूध पी रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, तो भगवान ही जानता है। दूसरी जी चीज कि हम विश्व गुरु क्यों थे, मैंने पहले भी बताया था कि हम गौधारित खेती करते थे। ये गाय जी को हम नहीं पालेंगे, गाय हमें पालेगी। हर जी व्यक्ति अगर 1 से 2 गाय पालने लगे वो 5 से 6 एकड़ खेती बहुत आराम से कर सकता है। जीवो जीवस जीवनम को चरितार्थ करके देखिए, खाद 3 तरीके से बनती है। पहली बनती है जिसने हमको बर्बाद किया है, गड्ढों में हम गोबर डाल देते हैं। जी गड्ढों में गोबर डालने से एक नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश होती है, उसका पूरा जी रस गड्ढे से बह के निकल जाता है। गड्ढे से बह के निकलने के बाद वो 1 साल में खाद बनती है और उसमें देखने में इतनी गंदी, उसमें सांप बिच्छू इल्ली कीड़े मकोड़े सब पैदा होते हैं। और जब हम जी खेत में डालते हैं तो उसके खरपतवार भी नष्ट नहीं होते और 10 से 12 साल तक गंदा खरपतवार होता है। दूसरा है केचुआ खाद। केचुआ जी खाद क्या है कि हमारी धरती माता में 3 तरीके के केचुए व्हाइट कलर के बड़े बड़े, एपेटिक, बायोटिक, जियोटिक, जो धरती माता में प्राकृतिक तौर पे पाए जाते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, विदेशी केचुए लाते हैं और जो सिर्फ मिट्टी खाते हैं और हम गोबर में डाल देते हैं और ये लगभग 3 से 4 महीने में बनता है, जिसको बनाना बहुत मुश्किल है। और किसी व्यक्ति को आप बोलेंगे भी तो फिर कुछ 2-4-6 महीने बाद उसके फिर केचुए शांत हो जाएंगे, फिर उसको नए केचुए मार्केट से खरीदना पड़ेगा। तो ये पुराने जमाने की हमारी पद्धति नहीं है, ये नई पद्धति है जिसमें हम मार्केट आधारित कर रहे हैं। तो इसमें केचुए भी बनते हैं और इसमें ना वो पाया जाता है शीशा,
जो नुकसानदेह भी होता है एक तरीके से। तो वो हमको जो गुड़ गूरा खाद या गड्ढे वाली खाद 1 एकड़ के लिए 10 कुंटल चाहिए। साइंटिफिक फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, वैज्ञानिक तत्व बता रहा हूँ। और दूसरा होता है केंचुआ खाद 1 एकड़ के लिए 5 टन चाहिए। तीसरा है जीवो जीवस जीवनम, नैनो टेक्नोलॉजी। मतलब हमको क्या करना है, करोड़ों जीवाणु हमारे गोबर पे छोड़ना है। और देखिए गोबर में हमारे जीवाणु में क्लोरोफिल नहीं होता, इसलिए हमें हमेशा गोबर ढक के रखना है या छांव में रखना है। छांव में हम एक शेड में रख लें या 6-7 बांस बांधे और हरी नेट बिछा दे कि सूर्य की रोशनी डायरेक्ट हमारे गोबर में ना आए। और हम जब गोबर को बिछा लें 50-100 किलो 200 किलो जितना भी गोबर है, फिर हम एक टंकी से उसमें 10 लीटर गौमूत्र 10 लीटर गोबर, गौमूत्र जितना पुराना हो चल जाएगा, टंकी प्लास्टिक की होना चाहिए, गोबर लें और 1 किलो गुड़ लें और पानी मिला के उसको बना लें। तो करोड़ों जीवाणु मल्टीप्लाई हो जाएंगे, मोटे ताजे हो जाएंगे। जैसे मीठा खाने से हमारा शरीर मोटा हो जाता है ना, वैसे जीवाणु मोटे हो जाएंगे। और कोई भी बड़े पेड़ की एक मुट्ठी मिट्टी उसमें डाल के, और जब वो घोल बन जाए तो एक कुंटल में 50 किलो ऐसे ऐसे गड्ढा करें और वो घोल डालें। तो क्या करेंगे, वो करोड़ों जीवाणु उसको खाना चालू कर देंगे। करोड़ों जीवाणु जब उसको खाएंगे तो वो खाद में तब्दील होने लगेगा, सड़के नहीं बनेगा। फिर अगले हफ्ते उसको हमको ऐसे पलटाना है और फिर हमको वो खाद वो घोल देना है। हमको 3 बार घोल देना है। 7, 14, 21, 28वें दिन ही हमारी खाद बन जाएगी। 1 एकड़ के लिए मात्र 500 किलो चाहिए। और इसको बोरों में भर के, जिस तरीके से आज हमारे घर के सामने यूरिया डीएपी के बोरे भरे पड़े रहते हैं, हम इसको भर के रख सकते हैं। 1 साल तक ये खराब नहीं होगा। और ये एक तरीके से दही का जावण है। जब हम ये गोबर हमारी धरती में ब्रॉडकास्ट करेंगे तो जैसे दूध में हम 10 लीटर दूध में 1 चम्मच दही डालते हैं तो वो दही बन जाता है। तो करोड़ों जीवाणु फैल जाएंगे और करोड़ों जीवाणु फैल के हमारी धरती को पोषण देंगे। और सूक्ष्म तत्व नाइट्रोजन आसमान से हमारे वातावरण से, और नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटास और जितने भी सूक्ष्म जीवन जड़ों के आसपास जो हमारी धरती में मौजूद है उससे लेंगे और केचुए भी बढ़ाएंगे। तो देखिए गौ आधारित खेती अगर हर कोई करने लगेगा तो जो उस जमाने में हम 1960 में थे, हम वापस आ जाएंगे। हर घर में एक गौ प्रेमी निकलेगा और गौ माता उसको नहीं पालेगी। देखिए सीधी सी बात है, आप दूध के लिए पालोगे, 6 महीने दूध देगी, 8 महीने दूध देगी, फिर आपको पसंद नहीं आएगी। लेकिन आपके गोबर गौमूत्र से वो पूरी खेती चालू हो जाएगी। तो आप सोचिए कि गौ माता कितनी शानदार हो जाएगी। क्योंकि देखिए मेरा थोड़ा सा कड़े शब्द होते हैं इसमें कि गौ माता में गौशाला तो होना ही नहीं चाहिए। गौशाला इसलिए नहीं होना चाहिए कि हमारे माँ बाप को हम वृद्धाश्रम में डाल रहे हैं। हर व्यक्ति के पास 1-2 गाय होना चाहिए। और वो कब सक्षम है, जब गौधारित खेती, क्योंकि 70% लोग आज भी गांव में रहते हैं और कृषि से कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से 70% लोग जुड़े हैं। मेरा ये मानना है कि विश्व की जीडीपी आज कहते हैं 18% कृषि से जुड़ी है। मैं विश्व की बात कर रहा हूँ, भारतवर्ष की नहीं। भारत की 17%, 18% कृषि से जुड़ी है। 100% हमारी कृषि से ही 100% जीडीपी जुड़ी है। कोई अतिशक्ति नहीं है। अगर एक इंजीनियर गेहूं चावल दाल नहीं खाएगा, उसके अंदर ऊर्जा कहां से आएगी? और फिर वो ये सब चीजें कहां से लाएगा? तो कृषि ही एक वो मानव जीवन का परिवर्तन बिंदु है जिससे 100% उद्यमी है। क्योंकि एक भूखा पेट नई नई टेक्नोलॉजी या चीजें नहीं बना सकता। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि हमारी कृषि ही, मेरे पास लगभग 80 गौवंश है, लेकिन मेरी प्रकृति खेती है इतने अच्छे से, उनके लिए मैंने 5 एकड़ का एक अलग बाड़ा बना के रखा। तो ये अपने आप में चमत्कार है। देखिए गौ माता कितना प्रेम कर रही है। एक चीज भाई साहब ने जो पूछे थे कि जर्सी गाय और देसी गौ माता में क्या है, इसमें मातृत्व प्रेम इतना ज्यादा है। जैसे भाई साहब को गौ माता प्रेम कर रही है, जर्सी गाय कभी आपको प्रेम नहीं करेगी। तो साक्षात ईश्वर का रूप है। देखिए आपकी किस्मत बहुत जल्दी बदल जाएगी। जिस तरीके से गौ माता आपको प्यार कर रही है ना, आप ऐसे शांत मन के बहुत अच्छे हैं और आपका किस्मत देखिए बहुत जल्दी बदलने वाली। क्योंकि गौ माता ने अगर गलती से हाथ या चेहरा चाहते, हमारी किस्मत हाथों की रेखाएं बदल जाती। कर्म जरूरी है, उसके अलावा रेखाएं बदल जाती। कहते हैं ना, मेहनत कितनी भी करो, थोड़ा सा हमारा लक भी साथ देना चाहिए। तो ये बहुत बड़ा चरितार्थ होता है। तो प्रकृति से जुड़ना होगा। और जब हम प्रकृति, हम अमर नहीं है, लेकिन हम अमर जैसा जीवन जब जी सकते, जब हम गौ माता से गौधारित खेती करेंगे। और हर कोई लगभग 80 से 100 साल का अच्छा जीवन जिएगा। और जो आज 1 या 2 परिवार में बढ़ गया, 10-10 परिवार एक साथ रहेगा। और 100-100 या 80 लोग जो पहले साथ रहते थे एक घर में, वो फिर से चरितार्थ जब ही होगा जब हमारे यहाँ गौ माता आए। जी अंकित जी, बहुत सुंदर। और इनकी किस्मत तो बदल ही गई है। इनकी किस्मत इसके पहले हमने देखी थी आदरणीय रामकृष्ण रघुवंशी जी की। और जब से इन्होंने गौ सेवा की है, गौ माता से स्नेह किया है, ये 2-2 बजे रात को गाय माता की गौशाला में बैठे रहते हैं।
हमने देखा है साथ में, कहीं 12 बजे, कहीं 1 बजे, कहीं 2 बजे लगा उनके गाय माता के पास बैठे हैं, उनको सहला रहे हैं, उनसे स्नेह कर रहे हैं। और इनकी किस्मत निश्चित बदली है, यह प्रत्यक्ष उदाहरण है। और होशंगाबाद वाले और इनके मित्रगण और हम सब जानते हैं कि आज रघुवंशी जी को कौन नहीं जानता है, और इसके पहले क्या थे और आज क्या हो गए। यह बात बिल्कुल सत्य है और प्रमाणित है कि गाय माता की जो सेवा करता है, स्नेह करता है, उसकी किस्मत निश्चित बदल जाती है। इसमें कोई दो राय बात नहीं। और आदरणीय हमारे रमेश चंद मेहरा जी सादर आमंत्रित हैं, उनका हैंड रेज था जी। जी ओम, सदन को नमन। आज की योग कक्षा भी बहुत अच्छी रही और हमारे जो योग मुख्य अतिथि महोदय ने जो जानकारी दी वो बहुत बहुत है। और हमारे देश में प्राकृतिक खेती और जैविक खेती को लेकर के लगभग 8 तरह की चीजें जो है हमने अपनी इस योगाहार में समझी है। कोई किसी चीज को प्रमोट करता है, कोई किसी चीज को प्रमोट करता है। ये आपका जो है मुझे लग रहा मिला जुला है, या आप कुछ और ही अलग कर रहे हैं? जैसे आपने जो कहा है, जैसे अभी आपने जब बताया अभी कि जैसे आप जो बना रहे हैं वो देखिए थोड़ा सा जीवामृत और घनामृत, जैसे आपने पहले अभी बाद में बात की घनामृत की कि जीवामृत कैसे बनता है और घनामृत कैसे बनता है, जो हमने अपनी पुस्तकों में पढ़ा है। तो उसमें जो घनामृत बनाने की जो विधि है वो वही विधि है जो आप कह रहे हैं। परंतु कोई कहता है कि दाल का उपयोग करें, कोई बताता है इसमें बाजरे का उपयोग करें, कोई कहते हैं चावल का उपयोग करें। इनमें आपका क्या मत है? थोड़ा सा स्पष्ट करने की कृपा करें जी। ओम जी भाई जी, बहुत अच्छा आपने सवाल पूछे। देखिए, मैंने जो पद्धति बताया हूँ गौ आधारित है। जो मैंने आपको शुरू में श्लोक बताया था, शाश्वतम प्रकृति मानव सड़गतम सड़गतम खल्लू शाश्वतम, की हमारी धरती उपजाऊ किससे हो सकती है? हम मंगल ग्रह या चांद ग्रह से भी मिट्टी लाएंगे तो हमारी जमीन उपजाऊ नहीं होगी। हमारी जमीन उपजाऊ हो सकती है गोबर, गौमूत्र, फूल, पत्ती और फल, जो प्राकृतिक पाए जाते हैं। प्राकृतिक खेती का मतलब होता है प्राकृतिक, जिसमें हमारी गोबर गौमूत्र मुख्य है। और आपको ये समझना पड़ेगा कि पेड़ पौधे और हम कोई अलग नहीं है। आपको अगर हम दाल दे रहे हैं, अब सुबह की दाल आप शाम को खा सकते हो कि महकने लगेगी वो? जी गलत बोल रहा हूं तो आप बताइए। तो सबसे बड़ी चीज ये होती है कि आप खुद एक साइंटिस्ट है। हमारे पूर्वज हर एक अपने आप में कृषि वैज्ञानिक थे। मैं किसी की पद्धति नहीं बता रहा हूं, मैं शास्त्र बता रहा हूं। जीवो जीवस जीवनम हमारे शास्त्रों में हजारों साल पहले है। अनेना धार्यते सर्वम, ये शाश्वतम प्रकृति शास्त्रों में लिखा है। लोगों ने इसको अच्छे से बताया गया है, जागरूक करने का काम किए। जितने भी पद्धति जो लोग बता रहे हैं उनने करने गए, लेकिन इसका बेस क्या है, इसका आधार क्या है? इसका आधार है गोबर गौमूत्र जी, और फूल, पत्ती और फल का रस। तो अगर आप मूंग तुअर की दाल डालेंगे या कोई भी आप चने की दाल डालेंगे, उसमें बहुत गंदी बदबू आएगी। हमारे उसमें एक श्लोक भी है कि सुगंधम पुष्टिवर्धनम त्र्यंकमम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंदनान ऊर्ध्वमामृता। तो आपको देखिए, अगर मैं बदबू वाली जगह भेज दूं, खुशबू वाली जगह भेज दूं, आपको कहां अच्छा लगेगा? जी खुशबू। तो सीधा सा देखिए, सीधा सा ये है कि 3 चीज मेन है, गोबर गौमूत्र और कोई भी मेड़ की मिट्टी। अब मेड़ की मिट्टी क्यों? मैं देखिए, जो कोई भी बड़ा पेड़ हो 50 साल पुराना, बरगद का हो, पीपल का हो, आम का हो या नीम का हो, इसमें क्या होता है? ऑक्सीजन का प्रवाह बहुत ज्यादा होता है। ऑक्सीजन का प्रवाह ज्यादा होने से क्या होता है? इसके नीचे सूक्ष्म जीवाणु होते हैं। जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया था कि गांव में, जैसे हम सिवनी में रहते हैं, हमारा पेच लगा हुआ जंगल। हमारे जंगल में जो आदिवासी भाई लोग रहते हैं, उनके बच्चे मई के महीने में दोपहर को 12 बजे भी बाहर खेलते रहते हैं। उनको कुछ नहीं होता साहब। वो प्रकृति से इतने पास में जंगल में रहने के कारण तो शक्तिशाली होते हैं। उसी तरीके से हम जहां रह रहे हैं, अगर उसके आसपास बरगद का पेड़ है और आसपास जहरीली खेती नहीं हो रही, जंगल का एरिया है आसपास हमारा जो भी है, तो वहां जो सूक्ष्म जीवाणु जैसे ट्राइकोडर्मा, माइक्रो राजा, ये सब क्या है? ये फफूंद है। ये धरती से जितने भी पोषक तत्व हमारी जड़ों को देते हैं, 15 फीट नीचे जाके पानी भी धरती को लाके दे देते हैं। और देखिए प्रकृति कितनी खूबसूरत है। प्रकृति ने 75%
मित्र कीट बनाएं और 25% शत्रु कीट। अब शत्रु कीट क्या है? जो शाकाहारी होते हैं, और मित्र कीट क्या है? जो मांसाहारी होते हैं। तो अगर कायदे से हम देखा जाए, अगर हमारे देसी बीज अच्छे प्राकृतिक तौर पे हम उपयोग करें, तो जो 25% कीट के 75% से जीत सकते हैं? नहीं जीत सकते। लेकिन हम क्या करते हैं? हम कीटनाशक डाल के अपने मित्र कीटों को मार देते हैं, और शत्रु कीट जो पत्ते खाते हैं अपनी पर रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ा देते हैं और फलते जाते हैं। तो हमको प्रकृति को समझना पड़ेगा। तो जब हम ये सूक्ष्म ये डालेंगे, तो सबसे मेन चीज है गोबर, जिसमें 30 करोड़ जीवाणु, मैंने आपको जो पूरा बताया कि इसमें फ्रूट प्रोटीन, फ्रूट फाइबर, 24 प्रकार के तत्व और असंख्य सूक्ष्म जीवाणु होते हैं। गौमूत्र जो अपने आप में 2.5% नाइट्रोजन और सबसे खनिज लवण है। तीसरा हमने क्या डाल दिए? 1-2 बड़ी मुट्ठी मिट्टी, ये देसी जीवाणु। अब ये तीनों जीवाणु मिलके जीवस जीवनम को चरितार्थ करके अब हम इसमें गुड़ डाल देंगे, या आपके आसपास कोई भी पके फल हो वो डाल दीजिए 1-1.5 किलो, तो ये करोड़ों की संख्या में बढ़ जाएंगे। इसके बाद आपको क्या डालना है वो आपको, जैसे मेरा ये मानना है कि अभी गर्मी में हम खाना खाने के बाद अगर 1 गिलास छाछ या मही पी ले, या बटर मिल्क आप लोग जो भी बोलते हैं उसको, तो उसको अमृत की संज्ञा दी गई है हमारे आयुर्वेद में, कि खाना खाने के बाद अगर जिसने भी 1 गिलास छाछ पी लिया या मही पी लिया या बटर मिल्क पी लिया, तो फत्तर भी पचा लेगा। तो आप इसमें मही डाल सकते हो 1-2 लीटर, या आपको जो चीज अच्छी लगती हो, जिसमें आपको खुशबू आती हो, आप वो डाल सकते हो। लेकिन 3-4 चीज भी आप डालोगे, उसके अलावा कुछ भी नहीं डालोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या डाल सकते हो आप उसमें? गोबर, गौमूत्र, 1 मुट्ठी मेड़ की मिट्टी, गुड़ या कोई भी मीठा फल और पानी 200 लीटर, तो लगभग 4 एकड़ में हो जाएगा। इसके अलावा आप खुद साइंटिस्ट बनिए ना भाई साहब, क्योंकि जब आपका प्रकृति से जो आपको अच्छा लगेगा वो आपकी धरती माता को अच्छा लगेगा। जी जी। आपको जो चीज अच्छा नहीं लगेगा वो हमने जितनी भी चीज बताए, हमने गौ आधारित बताए, जिसमें गौ माता, पेड़ में क्या क्या उगता है साहब? फूल, पत्ती और फल। जी। अगर आपकी उसमें नीम उग रही है, आप किण्वन प्रक्रिया से प्राकृतिक रसायन बना लीजिए, जो हम हजारों साल पहले हमारे पूर्वज लोग ठंडी ऐसी जगह स्टोर करने के लिए लगते थे कि कभी खाने ना मिले तो हम उसको कर लेंगे, अचार हो गया जिस तरीके से, उस तरीके से आप बनाइए। पत्ती में आप बनाएंगे तो कीट नियंत्रक बन जाएगा। फूल का बनाएंगे, जैसे गेंदे का है किसी का, तो फूल वर्धक बन जाएगा, फूल बहुत ज्यादा आएंगे। फूल ज्यादा आएंगे तो फल बहुत ज्यादा आएंगे। फल में आप फल का बनाइए, जैसे जामुन का सीजन चल रहा है तो आप जामुन का बना लीजिए। मात्र 3 किलो से आप 55 एकड़ का बना सकते हो। मतलब खुद साइंटिस्ट बनिए किण्वन प्रक्रिया से। उसका पूरा मेरा मालू जी की पाठशाला चलती है, उसका यूट्यूब चैनल है मेरा, मालू जी की पाठशाला, अंकित मालू के नाम से। उसमें आपको पूरी जानकारी बहुत आराम से मिल जाएगी। तो जितने भी लोग ये चीजें बता रहे हैं, ये हमारे शास्त्रों से निकली चीजों को प्रमोट कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन बेस क्या है मेरे बताने में भी? कि गौ माता। मैं आपको नहीं कह रहा मार्केट से आपको कुछ खरीदना है, आपको अपने आपके आसपास पेड़ पौधे फूल जो लगे हैं उसका आप बना लीजिए। 3 किलो पत्ते का या 3 किलो फूल का या 3 किलो फल का, जो भी मौसमी निकला है उसका आप एक बार बनाएंगे। 3 किलो का 30 रुपए के खर्चे में 55 एकड़ का आपका टॉनिक बन जाएगा या कीट नियंत्रक बन जाएगा। दूसरा, देसी बीज रखिए। देसी बीज आप रखेंगे तो देसी की ताकत मैंने आपको बताई है कि कितनी ताकतवर होती है। और गोबर गौमूत्र, दूध, दही, घी, मतलब गौ आधारित जो भी चीज हो, पंचगव्य हो, अपने आप में अमृत है। हमारे अष्टांग हृदय में इसका बहुत अच्छा वर्णन है। लेकिन गोबर गौमूत्र गाय के अलावा कुछ नहीं, और फूल पत्ती फल जो हमको प्रकृति ने दिया है। और एक और चीज होती है षड रस। हमारे आयुर्वेद में 6 रस दिए गए हैं, मीठा, खट्टा, तीखा, नमकीन, कसेला, इस तरीके से। तो ये 6 रस को संपूर्ण आहार दिया गया है। जैसे आप लोग तो पतंजलि में आप लोग जानते हैं कि हमें खाना कैसे खाना चाहिए। हमें खाना सबसे पहले मीठा से स्टार्ट करना चाहिए, जो हमारी आयुर्वेद कहता है, जो हमारा अष्टांग हृदय कहता है, जो हमारे पतंजलि में माननीय बाबा रामदेव जी कहते हैं कि हमें सबसे पहले मीठा खाना चाहिए। मीठा में क्या खाना चाहिए? जो हमारे यहाँ खांड बना हो या जो हमारे यहाँ खीर बनी हो, जो भी हमारे यहाँ नया चीज बना है, उसका फायदा क्या होता है? मीठा खाने से तुरंत हमें शक्ति मिलती है और हमारा खाना आधा हो जाता है। अगर आप मोटे हो रहे हो या आप बहुत ज्यादा खाते हो तो मीठा खाने से पहले आपकी आत्मा तृप्त हो जाएगी। फिर हमें क्या खाना चाहिए? रोटी सब्जी। तो रोटी हम जितनी खाते हैं उससे हमको डबल सब्जी, जैसे अगर आज आप 4 रोटी खाते हो, रोटी को 2 कर दो, आप सब्जी डबल कर दो। इसके अलावा हमें खट्टा खाना चाहिए, उसमें छाछ, दही, ये सब खा के। और लास्ट में हमें कसेला खाना चाहिए। कसेला में क्या होता है? अजवाइन, या पुराने गांव में हर किसी लोग पान बनाते थे, चूना वाला पान। चूना, उसमें एक अमृत पान है हमारे आयुर्वेद में, जिसमें पान में चूना लगता था, उसको गुलकंद मिला दिया जाता था, जो फूल का बनता है,
और उसमें खोपरा, सौंफ मिला के, लौंग इलायची मिला के खाया जाता था, जिसको अमृत पान कहते थे, जिसको खाने से खाने की पाचन क्रिया, क्योंकि कसीला होता है, हर घर में पान खाना चाहिए, लेकिन हम भूल चुके हैं। तो पान नहीं खा सकते तो हमें अजवाइन खाना चाहिए, अजवाइन हमको बहुत फायदा करेगी। तो लास्ट में हमें हमेशा कसीला, और इनकी क्वांटिटी कम होती जाएगी, मीठा ज्यादा, रोटी सब्जी कम, फिर आखिरी में जो हम कसीला आएंगे वो सबसे कम। तो ये सड़रस है। तो सड़रस हम कैसे बना सकते हैं? हम आंवला और छाछ को मिला के, देखिए आंवले में 3 गुण होते हैं, छाछ में 3 गुण होते हैं, इन तीनों को मिला देंगे, सड़रस बन जाएगा संपूर्ण आहार। आपके पेड़ पौधे को, आपके शरीर को जिस चीज की कमी है, अगर आप इसका सेवन करेंगे तो आपको शरीर में किसी चीज की कमी नहीं होगी। आधुनिक क्या कहते हैं, ये विटामिन मिनरल्स ये सब के बता रहे हैं लोग, डॉक्टर लोग, की विटामिन की कमी है, मिनरल्स की कमी। हमारे यहाँ 6 रस चलते थे और इसी को संपूर्ण आहार, जिसने इस 6 रस का प्रयोग किया उसको कभी शरीर में किसी चीज की कमी, डिफिशियंसी आ ही नहीं सकती। हम भूल चुके हैं। अब हम क्या खाते हैं? लास्ट में मीठा खाते हैं, कि पेट भर के सब खा लिया और लास्ट में मीठा डाल दिए। मुखर अग्नि को भी तकलीफ, पानी पी लेते हैं खाना खाने के बाद तुरंत, मुख अग्नि को बुझा देते हैं। क्योंकि देखिए हमारे शरीर में प्राण ऊर्जा है, 2 काम करती है, एक खाना पचाने का और एक शरीर को अंदर से ठीक करने का। क्योंकि जब डॉक्टर हड्डी जोड़ता है तो हमारी हड्डी जोड़ता नहीं है, सिर्फ हड्डी को ऐसे रख के प्लास्टर से बांध देता है। किसी की 1 महीने में जुड़ जाती है, किसी की 3-3 महीने में नहीं जुड़ती। क्यों? क्योंकि वो खाने का उसको पता नहीं है, वो खाना खाते जा रहा है, मुखर अग्नि बेचारी परेशान होती जा रही, प्राण ऊर्जा काम ही नहीं कर पा रही। तो प्राण ऊर्जा का 2 ही काम है, हमारे शरीर को स्वस्थ रखना। कभी कोई जानवर बीमार होता है तो आप कभी भी देख लेना, वो खाना छोड़ देता है, खाना को छोड़ देता है, कि उसकी जो प्राण ऊर्जा, जो मुख अग्नि, शरीर को रिपेयरिंग, शरीर को स्वस्थ करने का काम करती है। तो हमारा शरीर के अंदर ही एक बहुत बड़ा डॉक्टर है। और कहते हैं 99% बीमारी हमारे पेट से होती है। तो आज हम जो गेहूं खा रहे हैं, मैं जो गेहूं लगाता हूँ 55 एकड़ लगभग में खेती करता हूँ, लगभग 30 एकड़ में गेहूं लगाता हूँ। सोना मोती, खपली, ग्वाला, बंसी। सबसे पहले मैं आपको सोना मोती गेहूं के बारे में बताना चाहूंगा। सोना मोती दुनिया 5000 साल पुराना मोहनजोदड़ो सभ्यता का गोल गोल मोती के दाने का जैसा गेहूं, एक तरीके से मिलेट से। दुनिया का एकमात्र ऐसा गेहूं जिसको खाने से खून बढ़ता है, इसमें इतनी ज्यादा मात्रा में फॉलिक एसिड होता है, दुनिया में किसी गेहूं में नहीं पाया जाता। जो प्रेग्नेंट लेडी को फॉलिक एसिड की गोली दी जाती है जिससे उसका खून बढ़े, इससे डीएनए स्ट्रक्चर सुधरता है। 13 से 13.5 ग्राम प्रोटीन है, लो ग्लूकोज इंडेक्स है उसका, लो शुगर है। और गेहूं क्यों जहर है? आधुनिक विज्ञान कहता है गेहूं जहर है। अमेरिका की एक रिपोर्ट है। क्यों है? क्योंकि हमारी एक टॉकिस थी, तो हम लोग क्या करते थे, पोस्टर चिपकाते थे तो गेहूं की लाई से चिपकाते थे, उसमें चिपचिपा पदार्थ होता है जिसको हम ग्लूटेन कहते हैं, इसमें बहुत कम मात्रा में होते पुराने गेहूं में। हम जो गेहूं खाते हैं हमारे आंतों में जाके चिपक जाता है, कई दिनों तक सड़ता है, और सड़ने के बाद क्या करता है? बीपी, शुगर, थायराइड, इवन कर्क रोग तक पैदा कर देता है। इसलिए आयुर्वेद में कहा गया है 99% बीमारी हमारे पेट से होती है। और हमारे पुरातन गेहूं में बहुत ना के बराबर लो ग्लूटेन होता था, प्रोटीन बहुत ज्यादा होता था। तो ये सब बंसी गेहूं 3000 साल पुराना पुरातन लोकवन गेहूं है ये। मैं दिल्ली कॉन्फ्रेंस में गया था, इंटरनेशनल मार्केट में इसकी कीमत है 35,000 रुपए क्विंटल। ये आप धूप में रखेंगे तो ऐसा लगेगा सोने के जैसा चमकता है। अभी इन सब गेहूं के बारे में अभी दुनिया वालों को नहीं पता है, लेकिन बंसी गेहूं को दुनिया का सबसे अच्छा गेहूं मानते हैं, है भी बहुत अच्छा गेहूं। ग्वाला गेहूं जो बड़े बड़े साइज का होता है, पुराना कठिया गेहूं कहते हैं जिसको, जिससे बाटी आटी, दाल, पापड़ बड़े जबरदस्त बनते हैं, मैगी, मतलब हमारे पुराने जमाने का जो हम चीजें बनाते थे। खपली गेहूं दुनिया का एकमात्र गेहूं जिसमें इतनी ज्यादा मात्रा में फाइबर है, जो हमें एप्पल या हरी सब्जियां खाने से मिलता है, जो जैसा होता है छिलके रहते हैं इसके। तो ये हमारे पुरातन गेहूं है। विदिशा का 306 गेहूं, सरवती, तो ये सब पुरातन गेहूं है। हम लोग चयनित प्रणाली से बीज बनाते हैं। देखिए किसान के पास खुद का बीज होगा, खुद की खाद होगी, उर्जत मिट्टी, उत्तम स्वास्थ्य, खर्चा है ही नहीं। आपका बीज खुद का है, खाद खुद की है, जमीन इतनी बुरबुरी हो गई कि एक रोटावेटर या 0 टिलेज बिना ही बखरे जमीन को आप दाना बो दीजिए, आपका खर्चा क्या है? अच्छा, सबसे बड़ी चीज मैं बताना भूल गया, इन पुरातन गेहूं की, इन गेहूं में 2 से 2.5 पानी लगता है। आज पता है 6-6, 7-7 पानी दे रहे हैं लोग। धरती का पानी खत्म कर देंगे, पानी बोर से निकाल के, या बिजली फ्री मिल रही है तो दिए जा रहे हैं। हमारा पीएच खत्म हो रहा है। पीएच मतलब पोषण लेने की क्षमता कम होती जा रही है। अगर हमारा पीएच, जैसे धरती का 7.2 सबसे अच्छा है, हमारा भी पीएच 7.2 सबसे अच्छा है। अगर हमारा पीएच 3.5 से नीचे हो जाए तो हमें कैंसर हो जाएगा। तो हम अलग है ही नहीं। आपको पहले किसी की पद्धति सोचना ही नहीं है, हमें ये सोचना है कि हम जो हमारे शरीर में उपयोग कर सकते हैं, मैं कोई पद्धति नहीं बता रहा हूं, मैं शास्त्र बता रहा हूं कि जो हमारे शरीर में हम उपयोग कर सकते हैं। हमारे अंदर ही एक वैज्ञानिक छुपा है जी, प्राकृतिक वैज्ञानिक का हर किसान।
हमारे पूर्वज लोग। हमारे अंदर ये प्राकृतिक विज्ञान जो छुपा हुआ है कि हम समझ ले कि ये चीज हम इस पे गौ माता में, धरती माता पे डाल रहे हैं पेड़, कि हम अपने शरीर में उपयोग कर सकते। अगर आप अपने शरीर में उपयोग नहीं कर सकते तो आपको पेड़ पौधे उसमें नहीं डाल सकते। आप खुद वैज्ञानिक बनिए, ये सबसे बड़ी चीज है। और जो आप कह रहे हैं कि कृषि पंचांग, ये पहले हमारे गांव के बच्चे बच्चे जानते थे, हर किसी को नॉलेज था। क्यों? क्योंकि उस समय हम गुरुकुल जाते थे। और देखिए, जब इसको आसान शब्दों में आप इसको बताएंगे तो ऑटोमेटिक लोगों का इस पर रुझान, रुचि बढ़ेगी और लोग पता करेंगे, बाप रे हमारा विज्ञान तो कितना गजब है। सब पश्चिमी सभ्यताओं ने इसको चोरी की है, जीरो से लेके जनवरी फरवरी से लेके संडे मंडे से लेके। ऑटोमेटिक युवाओं को ऐसे अपने आप में गर्व होगा। आज के 90% युवा क्या कहते हैं? जी हम धोती पहनेंगे क्या, ये पेड़ पौधे के, हम तो देहाती हैं, कि ये शब्द बोलते हैं। उनको पता नहीं कि उनका शास्त्र कितना बड़ा है, उनका जी कितना आदरणीय बड़ा भारतीय मुख्य संस्कृति। अतिथि, आदरणीय मुख्य अतिथि जी ने बहुत सुंदर विवेचना की है आज। बहुत अच्छा आपने प्राकृतिक शाश्वत खेती पर बात करी है। और आदरणीय सदन से निवेदन है, क्योंकि लगता है कि अन्य बहुत सारी हमारी सदस्यों की हैंड भी रेज हैं, और आगामी जब हम कल द्वितीय वर्ष मना रहे हैं तो आने वाले समय में पुनः हमारे आज के मुख्य अतिथि जी को बुलाना होगा, ताकि अधिक से अधिक सदस्य अपने प्रश्न रख सकें। आज समय की सीमा भी आगे बढ़ रही है, और इसी क्रम में आदरणीय सदस्यों से निवेदन है, और आदरणीय मुनीलाल जी भाई साहब से निवेदन है कि हम मुख्य अतिथि जी को पुनः तीसरी वर्ष की प्रथम सप्ताह या द्वितीय सप्ताह में उन्हें बुलाएंगे। उनका बहुत बहुत अभिनंदन है। और जो आदरणीय पवन सर जी ने बात रखी है साथ में, क्योंकि कल हम द्वितीय वर्ष का उत्सव मना रहे हैं, द्वितीय वर्ष 2 वर्ष पूर्ण होने पर योगाहार, तो उस पे एक सूक्ष्म चर्चा, क्योंकि समय भी लगभग 10-15 मिनट बचे हैं, तो उसमें सूक्ष्म चर्चा भी हो जाए तो बड़ा अच्छा रहेगा। आदरणीय श्री मुन्नीलाल जी भाई साहब, सादर। जी जी, बहुत सुंदर आदरणीय अंकित जी, आपको निश्चित है कि अभी समय और चाहिए। और आदरणीय हमारे आज जैसा कि पवन सर जी ने जो कल 2 साल हमारे पूरे हो गए हैं, और परम पूज्य सिद्धे आचार्य जी से जो संवाद किया है और उन्होंने सहमति दी है, तो सदन की ओर से आदरणीय पवन सर जी को बहुत बहुत साधुवाद, सदन की ओर से बहुत बहुत आभार कि हमारे इस युग के धन्वंतरी परम सिद्धे आचार्य जी ने हमारे सदन को संबोधित करने का, मार्गदर्शन देने का, आशीर्वाद देने का जो है निवेदन स्वीकार किया है। कल वो प्रवास पे हैं, कल के बाद कभी भी तो आशीर्वाद दे सकते हैं। ये दूसरा अवसर होगा कि परम सिद्धे आचार्य जी हमें इटारसी में काफी समय दिया था, हम सबको आशीर्वाद दिया था, और वो पुनः आशीर्वाद देंगे। यही कुशल नेतृत्व की पहचान है। और तीसरा, आपने G20 का जो लोगो दिया है, मन प्रसन्न हो गया था। मैंने प्रस्ताव दिया था कि एक लोगो इस तरफ भी आ जाए आदरणीय पवन सर जी को, तो उन्होंने ध्यान में रखते हुए और G20 का जो लोगो दिया है वो वाकई में विश्व विख्यात और विश्व की पहचान हमारे युगाहार कार्यक्रम में हो रही है। इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। और जो समय की बात कही है आदरणीय पवन जी ने, उसके लिए सदन से बस सिर्फ दो दो एक एक मतलब सिर्फ अपने कम समय में, ताकि सभी के 8:30 बजे तक हमें ये क्लास का समापन करना है, जो महत्वपूर्ण सुझाव हो कि अब मुझे जो योगाहार कार्यक्रम है वो 5:30 बजे से 6:30 बजे तक, और 6:30 बजे से 7:30 बजे तक योगाहार कार्यक्रम हो सकता है। इसमें किसी का कोई सुझाव हो तो सादर आमंत्रित है, और बिल्कुल कम भाषा में बिना किसी तैयारी के स्वागत है सदन का अपने अपने विचार। जी जी ओम, 45 से 50 मिनट में योग होना चाहिए। इससे ज्यादा स्वस्थ व्यक्ति को इसकी आवश्यकता नहीं है। ऐसा हमने जो अपनी नियमित कक्षा चलती थी उसमें हमने ऐसा किया है। और दूसरा, ये जो सत्र है जो हमारा मुख्य अतिथि वाला है, इसमें हमने कहा था कि लगभग जो है 40 से 45 मिनट उनका जो है उनकी व्याख्या करें, वो जो भी बताना चाहते हैं, और 20 मिनट उसमें जो है उनके प्रश्नोत्तर का समय रहे। और यदि ज्यादा लंबा होता है तो अगले दिन फिर जो है उसको मुख्य अतिथि को निरंतर रखा जाए, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, तो ऐसे उनके विषय को पूरा किया जाए, ऐसा मेरा मानना है। जी ओम।
जी धन्यवाद। और भी सदन में हमारे आदरणीय बने सिंह जी, और कोई अपने इसमें लिख भी सकते हैं, कमेंट इसमें चैट बॉक्स में लिखते जाएं, जो अपना चैट बॉक्स चलता है इसका उसमें भी लिख सकते हैं अपनी सहमति और अपना विचार। जी आदरणीय बने सिंह जी। आदरणीय रंजना जी। योग का समय कम से कम 1 घंटा तो होना चाहिए भाई साहब। जी 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 बिल्कुल 1 घंटे आदरणीय अशोक जी। जी, कम से कम 1 घंटा तो होना चाहिए उसमें होता। ठीक जी। आदरणीय भगवान दास कुशवाहा जी। जी आदरणीय सदन को मेरा ओम, और आज के चीफ गेस्ट महोदय ने बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया हम लोगों को। और कल मैं द्विवार्षिक कार्यक्रम में पतंजलि में ही आपके साथ शामिल होऊंगा। अभी चल रहा सफर में जा रहा, शाम तक पहुंच जाऊंगा। और जो प्रस्ताव है योग का 1 घंटे का, तो 1 घंटा ठीक है, 1 घंटा कम से कम होना चाहिए। और उसमें सारी विधाएं ज्यादा न करके मुख्य रूप से प्राणायाम को प्राथमिकता देना चाहिए, और आसन जो जरूरी हो जिसको अभी समय का आप जो है वो दे दें कि हाँ ठीक है 1 घंटे ठीक है, फिर अपन उसमें क्या क्या करेंगे, तो 1 घंटे समय ठीक है। जी धन्यवाद भगवान दास जी। आदरणीय भुवनेश्वर राय जी। ओम जी आदरणीय ओम, सभी को नमस्कार। बहुत अच्छा चर्चा है और करीब करीब सबका एक ही मत आ रहा है कि 1 घंटा योग और 1 घंटा चर्चा, बस ये 2 घंटे में ये अपना कार्यक्रम संपन्न हो जाए, मेरे हिसाब से यही अच्छा रहेगा। धन्यवाद। आदरणीय बने सिंह जी तक आवाज नहीं पहुंच रही है। आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी। जी आदरणीय सभी सदस्यों का लगभग यही मनोभाव है कि 1 घंटा योग और चर्चा के लिए हो। और जी जी आदरणीय, और आदरणीय सरस जी भाई साहब से दीजिए सर। जी धन्यवाद। आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी। 2 घंटे में ही प्रोग्राम खत्म होना चाहिए, और किसी भी स्थिति में 7:30 के आगे नहीं चलना चाहिए। अगर समय बढ़ाना ही है तो 5:30 के पहले बढ़ाने की कोशिश करें, 7:30 के आगे की नहीं। धन्यवाद। जी धन्यवाद। आदरणीय गजानन जी। आदरणीय कल्पना खोटले जी। आदरणीय कुलदीप उनियाल जी। जी जैसा कि विचार है कि इसमें कि 2 घंटे जो है, 1 घंटा योगा और 1 घंटा जो है हमारे चर्चा के लिए जो है हम छोड़े, तो 2 घंटे पर्याप्त है। मुझे लगता है कि 2 घंटे में ही हमारा काम जो है आसानी से हो सकता है। जी जी धन्यवाद। आदरणीय नीलकंठ सावले जी। आदरणीय रघुवीर सिंह रावत जी। आदरणीय रामकिशोर रघुवंशी जी। जी जैसा कि आपने आज बहुत अच्छा सुझाव मांगे हैं, और काफी दिनों से इस बात को हम कहना चाहते थे कि वो क्या है 8:30 तक क्या है हमारा लेबर टाइम भी हो जाता है फार्मिंग में इधर, तो वो मीटिंग छोड़ के जाना ठीक उचित नहीं लगता। तो 1 घंटा उचित है, 7:30 तक ये कार्यक्रम समाप्त हो जाए तो अति उत्तम रहेगा। जी धन्यवाद। आदरणीय रूप सिंह राजपूत जी। आदरणीय रूमीराम जायसवाल जी। जी सादर प्रणाम। मेरा तो ये मानना है कि योग का जो समय है वो 45 मिनट काफी है मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर हमारी चर्चा के दौरान भी हम अतिरिक्त योग को जारी रख सकते हैं, लेकिन जो चर्चा है वो ऐसे विद्वानों का जो मुखारबिन से सुनने को मिलता है, ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। तो 45 मिनट का योग और बाकी 2.25 घंटे का धन्यवाद सर। आदरणीय रूप सिंह जी। जी ओम, सभी को प्रणाम। जो सदन के वरिष्ठ लोग हैं उनका निर्णय सर्वमान्य निर्णय है, जो वो चाहेंगे। हम तो सभी के निर्णय में सहमत हैं। जी ओम। जी धन्यवाद। आदरणीय शरद वर्मा जी। जी ओम, आज की योगशाला भी बहुत अच्छी रही, और आज के मुख्य अतिथि बहुत विशिष्ट थे। आज उन्होंने बहुत मन को छू लेने वाली बातें कही हैं, और
जो उन्होंने कही है वो उसमें यथार्थ भी है, और बहुत कुछ उन्होंने किया है, जब भी इस मंच पे इतनी सारी चीजें बोल पाता है आदमी। नहीं अगर अपने हाथों से किया है तो वो इतनी चीजों को नहीं बोल पाएगा। तो ये तो बहुत अच्छा रहा। और सदन में मेरा ये है कि मुख्य अतिथि को 2 दिन बुलाया जाए कम से कम, तो ये समय कंट्रोल हो जाएगा। एक दिन मुख्य अतिथि को पूरा सुना जाए और दूसरे दिन क्वेश्चन किए जाए। मुख्य अतिथि को सुनना बहुत जरूरी है और ज्यादा से ज्यादा सुना जाए। बीच में काट के फिर अपनी बात लंबी, मुख्य अतिथि से लंबी बता देना, वो मुझे लगता है कि कहीं तक ठीक नहीं है। तो मुख्य अतिथि का एक दिन पूरा सुना जाए, पूरा सम्मान दिया जाए, और उसके अंदर की जब बातें निकलती हैं सदन में, तो वो उस पद पे जब बैठता है तो वो अपनी अंतरात्मा की आवाज बोलती है उसकी, तो उसको सुनना चाहिए और उसको गुनना चाहिए। और दोनों टाइम बढ़िया है। बस मैं चाहता हूँ कि मुख्य अतिथि का 2 दिन रहना चाहिए कम से कम, एक मैं तो दिन कहता हूँ बढ़िया सुने और बढ़िया। जी 2 दिन क्या, जब तक उनका नहीं होगा तब तक रखा जा सकता है आदरणीय हाँ, आपका। टाइम भले बाउंड कर दिया जाए कि 7:30 जी बजे खत्म हाँ है, लेकिन बिल्कुल। मुख्य अतिथि जी से प्रार्थना की जाए कि साहब हमें तो 2 दिन आपके चाहिए हैं, और ठीक। उनसे विनती की जाए तो वो जरूर इस बात को मानेंगे और सदन को ऊर्जा देंगे। जी हो। जी जी। शरद वर्मा जी के सुझाव के अनुसार ऐसा लगता है कि हमें सदन को अपनी डॉट पेन कॉपी लिख के बैठना चाहिए लेके, ताकि हमारे जो चीफ गेस्ट महोदय से जो सवाल है वो आप नोट कर लें, और नोट करने के बाद दूसरे दिन आप उनसे कर सकते हैं, अगर समय की उपलब्धता को देखते हुए। आदरणीय तुलाराम पटेल जी। आदरणीय उमाशंकर जी हमारे। सदन में उपस्थित सभी महानुभावों को सत सत नमन वंदन। आज का विचार जो आया बहुत प्रमुख था, और 45 मिनट का योग और 1.25 घंटे का मुख्य अतिथि का श्रोता बनकर सुनना, और दूसरे दिन भी या तीसरे दिन भी और जैसा विचार आ रहा, जैसा हम लोगों का अच्छा रहेगा, उसको सुनने के लिए टाइम बढ़ाया जा सकता है। बस इस तरीके से जो चर्चा चल रहा है बहुत अच्छी है। सत सत नमन वंदन। जी अकेले अकेले भोजन कर रहे हैं आप। खुशबू आ रही है, खुशबू। जी आयोग रिकॉर्डिंग से चलिए, और किसी का कोई रह गया है तो आप कर सकते हैं। और आदरणीय रंजना जी आपका सुझाव आमंत्रित। जी वो जैसा कि 5:30 से 6:45 तक हमारा योगा, और फिर 1 घंटा चर्चा, यही समय काफी है और बहुत सुंदर सुझाव आ रहे हैं। तो जो भी सदन का निर्णय होगा अंतिम, वही हम सब का होगा। जी धन्यवाद। और आज सदन में उपस्थित महानुभावों का, जो कि सदन का एक हर जो भी निर्णय लिया जाता है, आदरणीय हमारे प्रियंका साकरे बहन जी अपना सुझाव दें। जी सभी को सादर प्रणाम। और आज हम मुख्य वक्ता जी से बहुत प्रभावित हुए। ऐसे वक्ता हमें बड़े नसीब से, भाग्य से मिलते हैं, और आज की आवश्यकता है किसान और गौ माता के लिए, गांव के लोगों के लिए। यह बहुत ज्यादा प्रेरणादायक विषय है उनके, और हम उनके बारे में क्या कह सकते हैं, शब्द हमारे लिए, हमारे पास कम है। और हम आदरणीय अंकित जी भाई साहब से निवेदन करेंगे कि चंदना की पावन धरा पर आपका आगमन बहुत जल्दी हम चाहेंगे, और आपका मार्गदर्शन जरूर मिलना चाहिए भाई साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे युवा भाई के लिए बहुत अभिनंदन। जी, और समय की बात कह रहे हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। समय को ध्यान में रखेंगे और मुख्य वक्ता जी का समय हम अधिक लेंगे। बस इतना ही। आप सभी को सादर अभिनंदन। जी बहुत सुंदर आदरणीय बहन जी। और चंदना गांव में प्रगति हो गई है, काम देख रहे हैं, लगातार खूब प्रगति चल रही है। वो सब आपके पुरुषार्थ को नमन करते हैं, उस चंदना की धरती को नमन करते हैं जो गाय माता के लिए बहुत समर्पण भाव से लगे हैं। अब हम चलते हैं। मैं कहूँगी आपके आने के बाद में ज्यादा ऊर्जा आ रही है। जी जी, आपके हमारा आने के बाद। जी हम आए थे परम पूज्य स्वामी जी के विचार लेकर के। परम पूज्य स्वामी जी, परम सिद्ध आचार्य जी के जो विचार वहां जहां पहुंच जाते हैं वहां प्रगति होती है। मैं गर्व से कह सकता हूँ, जहां जहां परम पूज्य स्वामी जी के विचार लेके, उनके संदेश लेकर मैं जाता हूँ, मैं तो बाहक हूँ।
मैं तो डाकिया हूँ। मैं सिर्फ जो है डाकिया अपना जाता है वहां दे जाता है संदेश, और जहां संदेश पहुंच जाते हैं वहां प्रगति हो जाती है। ऐसे कई उदाहरण है, मैं लगातार 3 साल से देख रहा हूँ आदरणीय बहन जी। इसमें हमारा कुछ नहीं है, परंतु स्वामी जी का संदेश और उनकी विचारधारा है, और आप जैसे कर्मठ कार्यकर्ता, और नहीं तो ये सब चल रहा है। इसी का परिणाम है कि वहां प्रगति और निश्चित होगी, क्योंकि आपकी विचारधारा है। आपके लोग जो चंदना के लोग हैं आपको लेके चल रही हैं सबको। सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आपका जो विचार है आदरणीय अंकित जी, आपसे बहुत प्रभावित हैं। और चूंकि सिवनी में पहले मुझे मालूम नहीं था, जब मैं प्रवास पे गया था और परम पूज्य स्वामी जी स्वामी परमादेव जी के साथ गया था। लेकिन आपका अगर पता होता तो परम पूज्य स्वामी जी को निश्चित है आपके वहाँ ले आते। लेकिन मेले अब जो है, अब जरूर जो है ये काम मैं करूँगा, और आपसे भेंट होगी। परम पूज्य स्वामी जी सिवनी में आएंगे निश्चित, क्योंकि सिवनी बता रही है। जरूर जरूर जरूर। अभी तो बालाघाट गया था, चूंकि बालाघाट और सिवनी वहीं लगभग जी पड़ोस पड़ोस में ही है। जरूर अब जो है आऊँगा, और चन्ना अपन चलेंगे, और चन्ना के साथ हम सिवनी का भी प्रवास करेंगे। आज का समय लगभग पूरा हो गया है, और आपसे निवेदन है कि कल तो आप रहेंगे ही। कल युगहर उत्सव 2 वर्ष का मनाया जाएगा। इसके बाद जो है परसों जो अगला दिन होगा उसमें आपका जो विषय है उसको पूरा किया जाएगा, क्योंकि आपसे सवाल कई भाई बहनों के हैं। क्योंकि मैंने बीच में थोड़ा सा रोक दिया था, सवाल हैं तो उनका भी होगा। आज का समापन करने के लिए मैं आदरणीय कल्पना जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और सबका आभार ज्ञापित करने का कष्ट करें। शायद आवाज जी। सदन को प्रणाम। ओम। जी जी। चलिए शायद जी आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी। जी 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 आदरणीय बहुत बहुत आज का धन्यवाद। समापन करें आज की क्लास का। जी आज सुंदर योग कक्षा रही, हालांकि मैं बीच बीच में करता रहा, और लेकिन आज के मुख्य अतिथि को मैंने पूरा सुना, और ये मन में ये विचार आए कि जैसे आपने कहा कि अगले दिनों हम मुख्य अतिथि जी को सुनेंगे, ताकि सभी लोगों के जो प्रश्न हैं वो आप तक पहुंचे, और उनका जो है रसास्वादन हम कर सकें सभी लोग। तो इस जब हम कल योगाहार का 2य वर्ष संपन्न करते हैं, उत्सव मनाते हैं, तो तत्पश्चात हम पुनः अगले पड़ाव पर आज के मुख्य अतिथि से मिलेंगे। और इसी क्रम में जैसे कि हमने वार्तालाप की कि हम 1 या 1.25 घंटे योग करेंगे, और उसके बाद 1 घंटे तक हम चर्चा करेंगे। हाँ, ये बात है कि बहुत सारी मुख्य अतिथि होते हैं जो कि एक ही दिन का समय देते हैं, तो उन्हीं के अनुसार हम चलेंगे, और जो ज़्यादा समय देते हैं तो फिर भी उन्हीं के अनुसार हम चलेंगे, ताकि दूसरे दिन हम प्रश्न रख सकते हैं। और इसी क्रम में सभी से निवेदन है कि कल अधिक से अधिक सदस्यों को जोड़ने का कष्ट करें, ताकि हम इस मंच पर सभी एकत्रित हों और 3य वर्ष में अपना कदम आगे बढ़ाएं। पतंजलि और शायद उसकी रंजना जी के, आदरणीय दिनेश जी, शायद रंजना जी के सुझाव रह गए थे। जी जी और स्वागत मैं स्वागत स्वागत। चाहूंगा कि वो अपनी बात रखें, और इसके बाद फिर अब समापन करते हैं। जी रंजना जी। रंजना जी आवाज पहुंच रही है आप तक? दिए थे सर, उनने सुझाव दे दिए थे। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक है। जी जी। जी तो पुनः पुनः धन्यवाद। और इसी क्रम में हम उन सभी सदस्य गणों का, आदरणीय सदस्यों का धन्यवाद करते हैं जो निरंतर हमें 3य वर्ष के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं और उत्सुक कर रहे हैं कि कौन कौन से मुख्य अतिथि होंगे और कौन कौन से योग शिक्षक होंगे, और हम क्या क्या नया सीखेंगे 3य वर्ष में। और कल से ही क्रम आगे बढ़ेगा। इसी क्रम में पतंजलि और उसकी सभी शाखाएं, उपशाखाएं और अन्य संस्थानों से जुड़े हुए लोग, आदरणीय सदस्य और आज के हमारे मुख्य अतिथि अंकित मालू जी,
आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, अभिनंदन है। आपकी वार्ता अभी बाकी है और आपसे वार्तालाप आगे अगले दिनों में होने वाली है। और आज की हमारी जो योग शिक्षक हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में आदरणीय श्री अशोक पटेल जी, भगवान दास कुशवाहा जी, भुवनेश्वर राय जी, विनय सिंह जी, डॉक्टर किशोर दुबे जी, गजानन जी, कल्पना खतले जी, नीलकंठ साबले जी, बहन पंडिता सकरे जी, रमेश चंद मेहरा जी, राम कृष्णा रघुवंशी जी, रूप सिंह राजपूत जी, रोमीराम जायसवाल जी, शरद वर्मा जी, तुलाराम पटेल जी, उमाशंकर जी, योगा रिकॉर्डिंग की टीम और आदरणीय हमारे मुनीलाल जी भाई साहब, आदरणीय रंजना दीदी जी, आदरणीय पवन सर जी और सभी आदरणीय जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ और जो लेफ्ट हो गए हैं, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन। और कल की हम योग और आहार के द्वितीय वर्ष को संपन्न कर रहे हैं, इस उत्सव को मना रहे हैं और तृतीय वर्ष की बेला में आगे बढ़ रहे हैं। तो आप सभी का स्वागत है और साथ में आज के लिए धन्यवाद, प्रणाम, ओम। जी ओम। और रंजना जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आदरणीय हमारे चीफ गेस्ट महोदय को आमंत्रित किया, और वो भी आपने चीफ गेस्ट महोदय का आभार ज्ञापित कर दें और फिर समापन करते हैं। जी ओम। बहुत 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 धन्यवाद आदरणीय अंकित जी। आज आपने सदन को पूरी ऊर्जा के साथ प्रसन्न किया है और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है। बहुत बहुत अभिनंदन है। और हम आपको और भी सुनना चाहते हैं और हमारे भी सवाल थे आपको पूछने था, और बहुत सारे भाई के भी सवाल थे, तो हम आपको कंटिन्यू करेंगे हमारे कल का उत्सव होने के बाद। और कल के दैनिक योग आहार हम 2 साल पूरे कर रहे हैं, तो सबको हार्दिक हार्दिक बधाई, ये शुभकामनाएं। जी ओम। जी धन्यवाद, ओम सभी को। जी ओम।